डिफाइन प्रेशर, प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी? रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, यस। सो रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इट इज अप्लाइड टू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद use the answer to A1 to show that the SI based units of pressure are kg मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। आप लोगों ने बोला फोर्स के क्या होंगे? फोर्स को खोल लो, मजीद मास इंटू एक्सेलरेशन से अपॉन एरिया। मास क्या होता है? मास होता है केजी, एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एरिया होता है मीटर स्क्वायर, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यू कैन जस्ट डू इट सीधा। सो केजी मीटर वन में से माइनस टू कर दोगे तो मीटर माइनस वन रह जाएगा, एंड सेकेंड माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दी शो स्टेप। एक मार्क का हमने कर लिया होगा। ओके, नाउ अ हॉरिजॉन्टल पाइप हैज लेंथ L and a circular cross section of radius R. A liquid of density rho flows through the pipe. The mass m of liquid flowing through the pipe in time t is given by this expression. ठीक है, badi खौफनाक सी है। Where P1 and P2 are the pressures at the ends of the pipe and K is a constant. Determine the SI base units of K. अच्छा, m क्या है? m पहले देख लेते हैं। m क्या था? The mass m. m is mass, तो m is kg, ठीक है। पाए के कोई यूनिट्स नहीं होते तो आप पाए के कुछ नहीं लेंगे। P2 माइनस P1 इसके क्या यूनिट्स होंगे? व्हाट वुड बी द यूनिट्स फॉर P2 माइनस P1? क्या लिखूं मैं इसकी जगह? जीरो। जीरो लिखेंगे। वी डिस्कस्ड समथिंग सिमिलर टू दिस इन आवर क्लास। नो यूनिट्स, प्रेशर के डेल्टा पी, वी विल राइट द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है दानिया, याद करो। मीटर में से मीटर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 3 मीटर में से 2 मीटर निकालो, आंसर क्या आएगा? 3 मीटर में से 2 मीटर निकालोगे कितना आंसर आएगा? 1 मीटर आएगा। आएगा तो सिर्फ फिर भी 1 मीटर ही आएगा ना। जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो, व्हेन यू डूइंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो ही सिमिलर क्वांटिटीज में हो सकती है, एंड देन इट आल्सो यील्ड्स यू अ सिमिलर क्वांटिटी ही, वही क्वांटिटी है। मीटर में से मीटर निकालोगे मीटर ही आएगा, केजी में केजी ऐड करोगे केजी ही आएगा। सो जब आप P2 में से P1 निकालोगे, एक प्रेशर में से दूसरा प्रेशर निकालोगे, तो आंसर भी प्रेशर ही होगा। सो केजी मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू, मैं इसकी जगह डाल रहा हूं। सो केजी मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू, ये आ गया P2 माइनस P1 की जगह। आर क्या है? आर की पावर 4 है। आर क्या था? आर वॉज द रेडियस, सो मीटर की पावर 4। रॉ क्या है? रॉ जो है मेरे ख्याल से डेंसिटी बोली हुई है। सो डेंसिटी क्या होता है? डजंट इवन रिमेंबर। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसके कैसे लिखूंगा मैं? आई विल से स्टेट दैट एज केजी पर मीटर क्यूब, राइट। एंड देन टी इज टाइम, यस टी इज टाइम, सो टी हो जाएगा सेकेंड्स। लेट्स डिवाइड दैट। 8 को नहीं लिखेंगे, 8 को हटा दो। के क्या है? के इज अ कांस्टेंट, के निकाल लें तो के को ऐसे ही लिख लें आप। और एल क्या है? एल इज लेंथ एल, सो यू विल जस्ट टेक एम फॉर दिस। ओके जी, काफी बड़ा आ गया ये। अच्छा, रेडियस इज मीटर, यस रेडियस इज मीटर ना, लेंथ है ना, मीटर में ही आएगी, राइट। ओके, नाउ लेट्स डू सम सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा आसान करते हैं इसको, बहुत वाहियात चीज आई है। ये एक काम करते हैं, के को ऊपर ले जाते हैं और सब कुछ उधर ही एक साइड में कर लेते हैं। के को मैं ऊपर ले गया इधर, और ये हो जाएगा के जी मीटर माइनस वन सेकेंड माइनस टू इंटू मीटर की पावर 4 इंटू के जी मीटर माइनस 3 सेकेंड अपॉन के जी, ठीक है। के ऊपर लेके गया, के जी नीचे आ गया, ठीक है। के जी एंड देन मीटर। लेट्स स्टार्ट कैंसिलिंग आउट। केजी उड़ा देते हैं एक तो, ठीक है जी, ये अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। दूसरी चीज, अब मेरे ख्याल से सारा सिंप्लीफाई करते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। सो के इक्वल्स टू मीटर, मीटर पे माइनस वन लिखा हुआ है, दूसरा क्या है? 4 है तो प्लस 4, तीसरा माइनस 3 है सो माइनस 3, ये वाला 1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा, सो देयरफॉर माइनस 1। उसके बाद क्या है आपके पास? सेकेंड माइनस 2 है, ठीक है। और कोई सेकेंड है? यहाँ ये रहा 1 है, सो सेकेंड माइनस 2 प्लस 1, एंड देन फाइनली यू हैव आई थिंक ओनली अ केजी लेफ्ट, सो हम ये लिख लेंगे केजी। क्या हो गया ये? के इक्वल्स टू माइनस वन माइनस टू माइनस 3 माइनस 5 प्लस 4 इज गोइंग टू बी मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 के जी, ठीक है। सो के जो आया है, के आया है हमारे पास, इसको तमीज से करके लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, के जी मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, राइट।
सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? ये मैंने भी सही करा है कि नहीं करा? केजी मीटर -1 सेकेंड -1, ठीक है। तो हम लोग से करोगे इंडाइसिस के बस रूल्स फॉलो करने और कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। एंड इसमें ये कैच था जो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं, सो जस्ट मेक श्योर यू डोंट डू दैट रॉन्ग। अच्छा, देन an experiment is performed to determine the value of k by measuring the values of the other quantities in equation b. The value of L and R each have a percentage uncertainty. सर P2 माइनस P1 मतलब पाइप टू पाइप वन? नहीं नहीं, P2 माइनस P1 इज, जो देखो बोल रहे हैं भाई, एक पाइप है, चिकरी, एक पाइप है, यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है, राइट? सो दैट सेइंग प्रेशर 2 माइनस प्रेशर 1 एट द एंड्स ऑफ द पाइप, ठीक है। प्रेशर की दो क्वांटिटीज है दैट आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड, सही है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है? An experiment is performed to determine the value of k by measuring the values of the other quantities in equation B. The values of L and R each have a percentage uncertainty of 2%. State and explain quantitatively which of these two quantities contributes more to the percentage uncertainty in the calculated value of k. Okay. Now, ये निकालना चाह रहे हैं k की वैल्यू, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले तो आप इसको अरेंज कर लो और k को सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर ले ताकि थोड़ा सा हमें वाजे हो जाए। तो k आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई P2 माइनस P1 R की पावर 4 एंड देन रो T डिवाइडेड बाय के ऊपर गया है तो 8 ml हो जाएगा, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक दिस। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर these are being quantities that are being divided, multiplied. So क्या होगा? डेल्टा P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1, डेल्टा R अपॉन R इंटू 4 प्लस डेल्टा P अपॉन P प्लस डेल्टा T अपॉन T प्लस डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। अब उन्होंने आपको क्या बोला है? उन्होंने आपको बोला है कि वो तो सब ठीक है, उन्होंने बोला L की अनसर्टेनिटी, L की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2% है, R की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो भी 2% ही है, बाकियों की नहीं बताया। वो कह रहे हैं R और L के बीच में ये बता दे कौन सी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो विच डू यू थिंक, बाय लुकिंग एट दिस फॉर्मूला, विच डू यू थिंक विल कंट्रीब्यूट मोर टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी? R। ऐसा क्यों? R क्यों मोर करेगा? बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4। यस, वेरी गुड, बिकॉज इट हैज द पावर ऑफ 4, वो 4 से मल्टीप्लाई होके फिर वो कंट्रीब्यूट करेगा। सो लेट्स राइट दिस डाउन। सो R would contribute more, contribute more, no calculation required, more than L as, ठीक है। स्टेट और एक्सप्लेन नहीं करना, स्टेट नहीं करना, उसका एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। सो R would contribute more than L as the percentage uncertainty of R will be multiplied by 4। जैसा आप लोगों ने एग्जैक्ट वर्डिंग्स बोली वही मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट अप, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या थी डेफिनेशन इसकी? ये सीआई वाले भी ना अजीब हैं, कभी कभी को किसी और तरीके से लिखना पसंद करते हैं, कभी किसी पेपर में किसी और, तो बच्चे ही घूम जाते हैं मार्क्स स्कीम में, ये डेफिनेशन लिखी है, वो लिखी हुई है। द पॉइंट एट विच द वेट इज सब, अच्छा एक सेकेंड, it is the point through which the entire weight of the body is assumed to act, ठीक है जी। It's not going to be acting, it's not something that acts, it is assumed to act, ठीक है जी। assumed में और acting में फर्क है, और आपको वो फर्क वाजे करके आना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। That is the point through which the entire weight of the body is assumed to act, ठीक है जी। इसके अलावा मैं यही सजेस्ट करूंगा कि नेवर डोंट यूज द वर्ड सपोज्ड, ठीक है जी। मैं शायद समझ जाऊं कि आपका मतलब क्या था सपोज से, कि आप कह रहे हो कि वहां से हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन जब आप ऐसे बोलोगे ना, फ्रॉम वेयर दी होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू एक्ट, तो आप एक समझ रहा होगा इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी को एक डिफरेंट सेंस से भी लिया जा सकता है। क्या आप बोलना चाह रहे हो सारा वेट ऑफ द बॉडी यहीं से एक्ट करेगा?
सपोज्ड टू एक्ट, ठीक है। तो ट्राई टू यूज अ वर्ड दैट मेक्स द मीनिंग क्लियर। ये बोलो कि अज्यूम्ड टू एक्ट, या ये बोलो वेयर वी टेक इट टू एक्ट, ठीक है, यानी हम अज्यूम कर रहे हैं, हमारी अजम्पशन है, इट्स नॉट हकीकत, ठीक है। नाउ two blocks are on a horizontal beam that is pivoted at its center of gravity as shown in figure 2.1, ठीक है। horizontal beam is not uniform, there is no uniformity, so we don't know that if the center of gravity is at the exact center or not, ठीक है। अभी ये देखते हैं, क्वेश्चन और आगे पढ़ते हैं, हो सकता है हो सकता है ना, देखना पड़ेगा। A large block of weight 54 newtons is a distance of 0.45 from the pivot. A small block of weight 2.4 newton is a distance of 0.95 from the pivot and a distance of 0.35 from the right hand end of the beam। जैसा आपको दिख रहा है वही बातें बताई उन्होंने अभी आपको, ठीक है। The right hand end of the beam is connected to the ground by a string that is at an angle of 30 degree to the horizontal. The beam is in equilibrium. Equilibrium का मतलब क्या होता है? What are the two things when they say equilibrium है? No resultant force or moment, so the net force is zero, the net moment is zero. Yes, perfect. Okay, now momentum नहीं, हाँ momentum नहीं, moment, yes. अच्छा now ओके, उन्होंने बोला था सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पिवेटेड है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पिवेटेड है, वेट डज नॉट एक्ट फ्रॉम द सेंटर, वेट एक्ट्स ओवर हियर। आई हैव नो आइडिया इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द बीम और नॉट, मुझे नहीं पता, उन्होंने इतनी हिंट ही नहीं दी हुई। तो लेकिन मुझे ये पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, यानी यहीं से बीम का वेट एक्ट कर रहा है, तो यानी अगर पिवेट यहाँ पे है तो आपको उसका मोमेंट नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। So that is the first thing, that is good. We don't need to take the moment of the weight, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं by taking moments about the pivot calculate the tension T in the string, निकाल लेते हैं। तो टेंशन T निकालने के लिए ज्यादा अच्छा होगा आप उसके कंपोनेंट बना लो, तो कंपोनेंट बना लो। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? दिस वन, दिस वुड बी T cos 30, ठीक है, एंड दिस वुड बी योर T sin 30, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपका T sin 30। अब आपको नजर आ रहा है कि W का कोई मोमेंट नहीं होगा और T cos 30 का कोई मोमेंट नहीं होगा, बाकी सारी चीजों का होगा। तो बारी बारी देखते जाओ कौन से क्लॉकवाइज है, कौन से एंटी क्लॉकवाइज है। ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला क्लॉकवाइज है, एंड ये वाला भी क्लॉकवाइज। दो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स डू दैट। सो इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम तो द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। एंटी क्लॉकवाइज वाला सिर्फ ये था, तो 54 इंटू 0.45, 54 इंटू 0.45 इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है 2.4, और उसका जो मोमेंट आर्म है वो है 0.95, तो 2.4 इंटू 0.95। एंड टेंशन के साथ क्या मसला है? टेंशन का T sin 30 इज एट 0.95 प्लस 0.35, सो टेंशन का T sin 30 इज 0.95 प्लस 0.35, कितना हो गया ये? 1.3, राइट? इन्फिनिक्स हॉट 8 1.3 हो गया, राइट? एंड देन यू कैन सॉल्व कर लो। 54 इंटू 0.45 minus 2.4 into 0.95 divided by 1.3 sin 30, that equals to your tension. So the tension works out to be a 34 Newton, यही आ रहा है सबके पास। So we're getting 33.8, और मुताहर ने जो है वो मैं राउंड ऑफ करके दे दिया कि सर दो सिग्निफिकेंट, आपने सब कुछ दो सिग्निफिकेंट इस्तेमाल किया है, तो इसको आप कन्वर्ट करने किस चीज में, you can convert this into a 34 newtons. Very good. अच्छा, the string is cut so that the beam is no longer in equilibrium. Calculate the magnitude of the resultant moment about the pivot acting on the beam immediately after the string is cut. तो रिजल्टेंट मोमेंट कैसे निकाल देते हैं, ये चीज याद कर लो, ये मैंने चीज सिखाई है आपको। रिजल्टेंट मोमेंट के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि या तो क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव ले लेता हूं, राइट? आई एम सेइंग that I will take the anti-clockwise moment as positive, ठीक है, मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लूंगा। तो जो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होंगे मैं उनको पॉजिटिव करके लिखूंगा, और जो मोमेंट क्लॉकवाइज होंगे मैं उसको नेगेटिव करके लिखूंगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला ये था, राइट? दिस वाज द वन दैट वाज एंटी क्लॉकवाइज। सो 54 इंटू 0.45, तो मैं इसको पॉजिटिव करके लिख लेता हूं। 54 इंटू 0.45, ये आ गया आपका पॉजिटिव करके,
उसके बाद क्लॉकवाइज वाला। अच्छा, दूसरी बात ये समझ लो कि जब ये स्ट्रिंग को कट करोगे तो टेंशन गायब हो जाएगी, राइट? सो देयर इज गोइंग टू बी नो टेंशन, तो आप टेंशन का मोमेंट नहीं निकालो, टेंशन खत्म, ठीक है? और ये क्या है, ये 2.4 इंटू 0.35, दिस वाज अ क्लॉकवाइज मोमेंट, इसको नेगेटिव करके लिखना, ठीक है? सो दिस शैल बी नेगेटिव 2.4 इंटू 0.35, राइट? 0.95, नॉट 0.35, 0.95, ठीक है? सो दिस इज दी वर्किंग फॉर दैट। क्या आ रहा है इसका आंसर? और सबको ये बात समझ में आई? 22.02, so we shall round it off to 2 significant as 22. कोई प्रॉब्लम? आमना, इब्राहिम, अब्बास, फातिमा, राइट? आई होप ये सब चीजें याद हो फ्रॉम दी लेक्चर, दैट वी हैव वर्कड आउट दो सेपरेट चीजें, दो सेपरेट केसेस। केसेस क्या? एक होता है जब इक्विलिब्रियम होता है, तो उसमें तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत नहीं है, आप कहते हो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज के बराबर होगा, राइट? बट जब आपको बोले नेट मोमेंट निकाल दो, तो यू कैन से आइदर अपनी मर्जी से बोलो, अपनी मर्जी से बोलो क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव ले लो या एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव ले लो। आप कोई सभी अपनी मर्जी के हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को बोल सकते हो पॉजिटिव, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना, आपको मैथमेटिक्स को बताना है कि यार ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, इसको जरा अलग तरीके से सपोज करना, और ये वाला क्लॉकवाइज को अलग तरीके से सपोज करना। सो दैट्स व्हाई वी मेड ए जो है वो कन्वेंशन फॉर दिस, ठीक है? वी मेड अ कन्वेंशन फॉर दिस, ठीक है? ओके, सो क्या हो गया हमारा? इसीलिए मैंने मैंने अपनी मर्जी से एंटी क्लॉकवाइज पहुंच गया। अब देखोगे ये जो आंसर आया है पॉजिटिव में क्यों आया, ये बता रहा है कि रिजल्टेंट मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है? नहीं, अगर आप डिफरेंटली लेते तो वो नेगेटिव आता, अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहते तो नेगेटिव 22 आता आंसर, वो आपको बताता कि आपका एंटी क्लॉकवाइज है अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन, ठीक है? तो कन्वेंशन जैसे मैंने बोला है हमेशा से, आप जैसे भी बनाना चाहो, जैसे भी करना चाहो बना सकते हो। इस केस में मोमेंट्स की कन्वेंशन लेनी, ठीक है? ये जो इन्फिनिक्स हॉट रेट वाले उनको क्लियर है? कैन आई नो योर नेम सो दैट आई डोंट कॉल यू थ्रू? अच्छा, गुलाम है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, ओके, ठीक है गुलाम, समझ आ गया? दिस इज नहीं, मैं हूँ सर, कौन है भाई? यस मैं हूँ, कौन है, मैं कौन? इज रोटेट द बीम इन बी रोटेट्स व्हेन इब्राहिम, ओके जी इब्राहिम है, ठीक है चलो। अच्छा, अब मैं इब्राहिम से बताऊंगा, इन्फिनिक्स हॉट रेट अजीब सा लग रहा था। द बीम इन बी रोटेट्स व्हेन द स्ट्रिंग इज कट एंड द स्मॉल ब्लॉक ऑफ वेट 2.4 न्यूटन इज प्रोजेक्टेड थ्रू द एयर। Figure 2.2 shows the last part of the part of the block before it hits the ground at point Y. वही कहानी है एग्जैक्ट, ये याद होगा, कल भी देखा है ऐसा सवाल, ठीक है? बस में वैल्यू डिफरेंट है वही सवाल, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एट पॉइंट x ऑन द पाथ द ब्लॉक हैज अ स्पीड ऑफ 3.4, ये बताया हुआ है कि x पे उसके पास स्पीड जो थी वो 3.4 मीटर पर सेकेंड की थी, ठीक है? एंड इज एट हाइट ऑफ 1.8 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एयर रेजिस्टेंस इज negligible, very important. Calculate the decrease in gravitational potential energy of the block for its movement from x to y. So ये तो हमने कल भी किया था, तो जल्दी से कर लेते हैं। डेल्टा जीपीई विल इक्वल्स टू एम जी डेल्टा एच। एम क्या है? ब्लॉक का एम, ब्लॉक का एम ये रहा, ठीक है? एम जी ब्लॉक का ये रहा 2.4, ये प्रोजेक्ट हुआ है, दिस वाज द वन दैट हैज बीन प्रोजेक्टेड, तो वेट 2.4 न्यूटन बोला वो भी था इधर, सो दिस इज 2.4। और डेल्टा एच क्या है आपका? वो है 1.8 से 0 लाओगे तो 1.8 है आपका डेल्टा एच। सो द आंसर दैट वी गेटिंग इज 4.32, और राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हो जाएगा 4.3 joules. Use your answer to C1 and the conservation of energy to determine the kinetic energy of the block at Y. इससे ज्यादा और आसान सवाल हो नहीं सकता था। तो हमें पता है Y पे क्या होगी, Y पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, और X पे काइनेटिक एनर्जी भी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, right? So we know that the energy at X will equal to the energy at Y. So let's write this down, that the gravitational potential energy at X plus the kinetic energy at X shall equals to the kinetic energy at Y. तो gravitational potential energy X पे क्या है? 4.3 है, right? So this is 4.3. kinetic energy X पे क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल लेते हैं, सो हाफ एम कैसे आएगा? 2.4 डिवाइड बाई 9.81 एम आ जाएगा, सो 2.4 डिवाइड बाई 9.81, और हाफ एम बी स्क्वायर आ गया 3.4 का स्क्वायर, ठीक है? एंड देन काइनेटिक एनर्जी एट वाई वो कैसे आएगी? वो ऑल्सो हाफ एम वी स्क्वायर, सो एम ये है और वो भी हम निकालना चाह रहे हैं, वी ट्राइंग टू वर्क आउट व्हाट। अच्छा एक सेकेंड,
अच्छा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो मैं उसको लिख नहीं रहा, आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट एट काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। सो कैन एनीवन वर्क दिस आउट, व्हाट इज दिस वैल्यू कमिंग आउट टू बी? पता नहीं 3 मार्क का क्यों है, लेकिन है, आई फील लाइक इसको 2 मार्क का होना चाहिए, बट ये आ गए आपके 3 मार्क्स इस तरीके से। सो इट्स कमिंग आउट टू बी ए 5.71 joules, ठीक है, and we shall round this off to two significant figures, that is 5.7 joules, ठीक है। Let me also just check, very good Dania, okay, then last, state the variation if any in the direction of the acceleration of the block as it moves from x to y। तो जैसे ये x से y जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या वेरिएशन आएगी? व्हाट वुड बी द वेरिएशन? नो वेरिएशन, कांस्टेंट, डिक्रीज, हो क्या रहा है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है और वो होती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स जी। चाहे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहीं पे भी देख लो, there is only a one vertical acceleration, that is downwards g. So if they're asking you about the variation in the direction of the acceleration as the block moves, so there will be no variation, no variation। और क्यों होगा वो? only g vertically downwards is acceleration, right? So दे आर। अभी तक ये समझ लो, अभी तक बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं तो वो यहाँ पे मार खाते हैं। यू ऑल नो दैट, वो फैलेसीज हम निकाल चुके हैं अपने दिमाग से, ठीक है। ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा, ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता, ये रहा। द ब्लॉक पासिस पॉइंट x एट टाइम tx एंड अराइव्स एट पॉइंट y एट t टाइम ty। On figure 2.3, sketch a graph to show the variation of the magnitude of the horizontal component of the velocity. Yes, yes, सिर्फ no variation लिख सकते थे इब्राहिम। So horizontal velocity कैसी दिखेगी टाइम tx से लेके टाइम ty तक? What would everyone say? Horizontal velocity क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में? It is constant. So all you have to do is you have to show a constant line from here to here. Yes, linear line, constant gradient of 0. Yes, a horizontal line, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। ओके जी, अब ये क्या है? अ ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ फोर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं एयरफोन उतार रहा यार, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है आज। अ ब्लॉक इज मूव्ड बाय अ फोर्स x इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रफ along a rough horizontal surface as shown in figure 3.1। रफ का मतलब फ्रिक्शन एक्ट करती है, हमने कल डिस्कस किया है, नजर आ रहा होगा, काफी सिमिलर पेपर ये जो हमने कल किया। अच्छा, टोटल रेजिस्टिव फोर्स इज 0.80 न्यूटन। एक्स लग रही है आगे की तरफ, वेलोसिटी भी इसकी आगे की तरफ ही है। Assume that the total resistive force opposing the motion of the block is 0.80 at all speeds of the block. The variation with time of the magnitude of force x is shown in figure 3.2। तो ये फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है अगेंस्ट टाइम। सबसे पहला सवाल, फोर्स को डिफाइन कर दें। फोर्स को डिफाइन कर दें, क्या होता है फोर्स की डेफिनेशन? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये देखो, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। आज भी ये कौन है ये? हाय, एड्रेस बताओ अपना। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, ये है। खैर, हमारी यूनिवर्सिटी की सभी ने मास टाइम एक्सेलरेशन पढ़ा दिया है, काफी गुस्सा आ रहा था क्लास में, लेकिन हमने कहा यार छोड़ो यार, एफ इक्वल्स टू एम ए अच्छा लगता है लेकिन है नहीं वो, ठीक है। उससे ज्यादा प्यारी ये चीज है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब सबसे पहली चीज तो याद कर ले फौरन से, आपने बोला एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। मुझे अगर फोर्स टाइम ग्राफ से मोमेंटम चाहिए हो तो वो कैसे निकलेगा? फोर्स टाइम ग्राफ है, मैं आपको बोल रहा हूं मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, कैसे निकालूंगा? वी विल वर्क इट आउट यूजिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। याद करो, एफ इंटू डेल्टा टी विल इक्वल्स टू डेल्टा पी, multiplicative effect, so multiplication shows that you will have to use an area under the graph, ठीक है। actually determine the change in momentum of the block from time t equals to 0 to time t equals to 3 seconds। तो 3 सेकंड्स तक आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो आपने 3 सेकंड्स तक का एरिया अंडर दी ग्राफ ले लेना है, ठीक है। तो जो चीजें हमने सीखी हैं वो बेकार नहीं है।
एफ इक्वल्स टू एम ए अगर इस्तेमाल करोगे तो एफ इक्वल्स टू एम ए से ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। सो मेक श्योर यू गिविंग द आंसर करेक्टली। सो एरिया क्या है, ये क्या है भाई, ये 1.4 है और ये क्या है 3 है, तो दानिया ने बता भी दिया है। अच्छा मेक श्योर कर दीजिएगा, आप ये दिखा के आएंगे कि आपने एरिया इस्तेमाल किया 1.4 इंटू 3, राइट, क्या है 1.4 इंटू 3, सो दिस इज वर्किंग आउट टू बी ए 4.2 अकॉर्डिंग टू दानिया, ठीक है। एंड टू सिग्निफिकेंट ही लिखेंगे क्योंकि आपने इधर से टू सिग्निफिकेंट वैल्यू रीड ऑफ की है और उधर से भी आप टू सिग्निफिकेंट ही रीड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम, ये भी याद रखिए चेंज इन मोमेंटम आया, ठीक है, ये एक्चुअल मोमेंटम नहीं है, चेंज इन मोमेंटम है। अब आ जाओ यहाँ पे, डिस्क्राइब द एंड एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द ब्लॉक बिटवीन टाइम टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स एंड टाइम टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। तो 3 से लेके 6 सेकेंड्स तक आप इसका हमें मोशन बता दें कैसा हो रहा है, ठीक है। एक मसला ये हुआ है कि मुझे नजर ही नहीं आ रहा ग्राफ क्या है, एक सेकेंड, ग्राफ क्या है भाई, थोड़ा पतला करके बनाते हैं। ग्राफ ये रहा, ठीक है, इट्स ओवर हियर, ये है ग्राफ। तो कैन यू टेल मी द वेरिएशन इन द मोशन फ्रॉम 3 to 6 सेकेंड्स, क्या लिखेंगे हम मोशन की वेरिएशन को? नो वेरिएशन, स्टेशनरी, स्टेशनरी कैसे होगा, लेट्स सी, ओके नाउ ये देख रहे हो क्या है यार, ये क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपके पास, व्हाट आर यू गेटिंग एज द वैल्यू, द वैल्यू फॉर एक्स दैट यू गेटिंग इज 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है जी। यू हैव 0.8 न्यूटन दैट इज एक्स, ठीक है जी। एक्स इज 0.8, जरूर देखें पूरा सवाल देखा करें पहले, ठीक है जी। 0.80 न्यूटन आ रहा है एक्स, रेजिस्टिव फोर्स भी 0.80 न्यूटन थी, कैंसल आउट होंगे दोनों, ठीक है जी, कैंसल आउट हुए, नेट एक्सेलरेशन अब 0 है, तो ब्लॉक इज बेसिकली स्टेशनरी, ठीक है जी। दिस वुड बी द कंप्लीट थिंग दैट यू वुड बी टेकिंग। अगर ये नहीं होता, अगर फॉर एग्जाम्पल होता ये नहीं होता, सिर्फ एक्स ही है और स्मूथ सरफेस है, तो फिर क्या होता, फिर आपके पास 0.8 न्यूटन की फोर्स थी, उसकी वजह से कोई ना कोई एक्सेलरेशन होती, तो द ब्लॉक्स वेलोसिटी वुड इंक्रीज यूनिफॉर्मली, राइट, तो आप वो लिखते। लेकिन इस केस में पूरा सवाल देखने के बाद हमें पता चला अच्छा भाई 0.8 हो गई आपकी एक्स, तो यानी रेजिस्टिव फोर्स भी 0.8 थी, तो 0.8 माइनस 0.8 जीरो आ गया, नेट फोर्स भी जीरो, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो, ब्लॉक जो है वो अब एक स्टेशनरी होगा, सॉरी, इट विल नाउ मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टेशनरी नहीं है, इट विल नाउ मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, मेरे मुंह से भी खुद निकल निकल बोथ फोर्स, यस, ये और ये कैंसिल आउट हो गए ना, दीज एंड दिस कैंसिल आउट, तो when these are going to cancel out तो नेट फोर्स क्या होगी, देखो 0.80 माइनस 0.80 यू गेट 0, ठीक है। नाउ नेट एक्सेलरेशन भी यही होगी, ऐसा ही है, नेट फोर्स भी जीरो, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, यानी जो वेलोसिटी पहले चल रही थी अब वो उस वेलोसिटी पे कॉन्स्टेंटली अब मूव कर रहा है, इट इज गोइंग टू, नहीं रुकेगा नहीं, नेट एक्सेलरेशन जब जीरो होती है, ओके, नेट एक्सेलरेशन जब जीरो होती है तो दो चीजें हो सकती है, या तो जीरो पे हो वेलोसिटी, जीरो पे हो, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि ये ब्लॉक पहले से चल रहा था, तो जैसे ही इस पे नेट एक्सेलरेशन जीरो होगी तो रुक जाएगा नहीं ना, अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा ना। याद करो टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाई डज द ऑब्जेक्ट कीप फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड व्हेन इट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, नेट एक्सेलरेशन तो जीरो हो गई, लेकिन क्योंकि वो पहले से गिर रहा था, तो जो वेलोसिटी उसने अक्वायर कर ली थी टिल रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी, फिर वो उसी वेलोसिटी नीचे गिरता रहा, तो इसमें भी क्योंकि इसके पास वेलोसिटी थी, नेट एक्सेलरेशन जीरो की, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर, समझ आया, व्हाई इज इट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड व्हाई इट वुड नॉट बी जीरो। और एक और बच्चे ने पूछा था सर तो ब्लॉक रुक गया ना, इब्राहिम समझ आया, ओके जी। सो द रिजल्टेंट force on the block is 0, hence net acceleration on it is 0, therefore
इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वालेकुम अस्सलाम। आज चांद इतनी जल्दी निकल आया। कांस्टेंट वेलोसिटी इतना जल्दी क्यों? अच्छा आपके तो मसला हुआ, बता वो मसला ठीक हुआ मुश्तबा? KFC सीन ऑन है वो बिल्डिंग का मसला ठीक हो गया। फोर्स एक्स प्रोड्यूसेस द टोटल पावर ऑफ 2 watts व्हेन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम when moving the block between 3 seconds and time t equals to 6 seconds. Calculate the distance moved by the block during this time interval. हो क्या सवाल दिया है, रुको पहले ये पढ़ लेते हैं। हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन? A block is pulled by a force blah blah blah, assume that the total resistance force opposing the motion is blah blah blah, the variation with time and blah blah blah, ये blah 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 ठीक है। Now force X produces a total power of 2 watts when moving the block between time t equals to 3 seconds and time t equals to 6 seconds. ठीक है। Calculate the distance moved by the block during this time interval. तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये क्या होगा। नाउ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकेंड वेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ठीक है। हाँ एक सेकेंड ठीक है। अच्छा सो यू गाइस आर सेइंग कि भाई पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ठीक है। अच्छा पावर क्या दी हुई है? हमें दी हुई है 2 वॉट प्रोड्यूस कर रही है कौन सी वाली फोर्स? फोर्स एक्स। फोर्स एक्स प्रोड्यूसेस अ टोटल पावर ऑफ 2 वॉट्स। ठीक है। अच्छा दूसरी बात हमें बोल जा रही है कि आप डब्ल्यू को भी खोल दें, फोर्स एक्स को ले लें, तो आप इसको क्या कर लें? पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्टेंस आएगा थ्रू पावर इंटू टाइम डिवाइड बाय फोर्स से। राइट, लेट्स जस्ट डू दिस। सो एस विल इक्वल्स टू पावर क्या है? 2 इंटू टाइम क्या है? 3 सेकेंड डिवाइड बाय फोर्स क्या है? एक्स थी 0.08 इन 3 to 6 seconds। ठीक है। सो 0.080 क्या है? क्या आया आंसर? 6 डिवाइड बाय 0.080। 5 मार्क का होना चाहिए, नहीं है 5 मार्क का, ये 3 मार्क का भी ज्यादा है। इज द आंसर कमिंग आउट टू बी क्या आ रहा है आंसर? 2 into 3 डिवाइडेड बाय 0.080 75 आ रहा है। ओ सॉरी, माशाल्लाह 0.80 था, 0. वो नहीं था। सो बेसिकली 7.5 हो जाएगा, राइट? इट विल बिकम 7.5। हाँ सॉरी मैम, सारे डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस वन बैन होने चाहिए। क्यों भाई, क्यों बैन होने चाहिए? 7.5 जूल्स, सॉरी 7.5 मीटर्स। अच्छा सो दिस इज द डिस्टेंस दैट यू मूव्ड। अच्छा एक सेकेंड रुको, मैं जरा इसमें एक चीज देखूं। इफ आई अप्लाई, अच्छा फिजिक्स क्यों बैन हो जाए भाई? अच्छा अच्छा इसमें एक और अप्रोच भी है, ठीक है जी। दी अदर अप्रोच इज, जरा इसको देखोगे अगर, मैं जरा थोड़ी एक चीज क्लियर कर दूं इसमें, क्योंकि ना वो कंफ्यूजन हो सकती है उससे। 3 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक, ठीक है, द थिंग इज के आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी, राइट? यू ऑल नो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी। तो वेलोसिटी को वर्कआउट करने के लिए यू कुड हैव आल्सो यूज द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस पे क्या हो जाता है? वो हो जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? ये हो जाता। एंड अगर आप पावर इक्वल्स टू एफ वी भी इस्तेमाल करते तो आपको वी की जगह क्या डालना था? बस उसकी जगह बस ये डाल लेते, ये क्या डाल लेते? डिस्टेंस अपॉन टाइम डाल लेते। ठीक है। एंड देन सेम ही वर्किंग हो जाती है, डिस्टेंस वुड हैव इक्वल टू पावर इनटू टाइम डिवाइड बाय फोर्स। ठीक है। सो दिस इज द अल्टरनेट अप्रोच एज वेल, एंड दिस वुड वर्क ओनली बिकॉज आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी, योर वेलोसिटी हैड बिकम कांस्टेंट, सो देयरफॉर दिस अप्रोच वर्क्स। अच्छा चलो मैं समझा देता हूं दोबारा से इसको। देखो मेरा बच्चा,
मुश्तबा वो ये बोल रहे हैं जो फोर्स है ये वाली 0.80 वाली एक्स, जो एक्स वाली फोर्स है 0.80 वाली, वो प्रोड्यूस करती है अ टोटल पावर ऑफ 2 वाट। ठीक है, इट इज प्रोड्यूसिंग अ टोटल पावर ऑफ 2 वाट्स इन द टाइम 3 to 6 सेकेंड्स। ठीक है, वो आपको बोल रहे हैं डिस्टेंस निकाल दें, कैसे निकालना है। ठीक है जी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ठीक है जी। अब हमें डिस्टेंस चाहिए ना, तो वर्क को भी खोल देते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस कर देते हैं। तो पावर क्या आ गई? फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आपने टाइम ओवर मल्टीप्लाई किया और फोर्स नीचे डिवाइड कर दी। पावर आपको दी हुई है 2 वाट, टाइम आपको दिया हुआ है 3 to 6 सेकेंड, यानी 6 - 3 3 सेकेंड है। और फोर्स उन्होंने बोला था टोटल पावर ऑफ 2 वाट्स बाय द फोर्स एक्स, एक्स की ही फोर्स डालेंगे इधर आप, क्योंकि आप पावर किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्स की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्स की ही फोर्स लेंगे। तो मैंने एक्स की फोर्स से डिवाइड करके याद। इसकी एक ऑल्टरनेट अप्रोच भी थी। ठीक है, काफी आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं। ऑल्टरनेट अप्रोच ये थी कि भाई अगर आपको ये समझ में आ गई है और आपने ऊपर लिखा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो आप पावर इक्वल्स टू एफ वी वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसमें बस ये था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल, जब वेलोसिटी कांस्टेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो बेसिकली एक्सेलरेशन जीरो जाती है, एस इक्वल्स टू यूटी हो जाता है, राइट। सो यू कैन हैव यूज दैट एज वेल एंड सब्स्टिट्यूट दैट एज वेल। दोनों तरीके जो थे वो इसमें वैलिड है, नन इज रॉन्ग। ठीक है। नाउ द ब्लॉक इज at rest at time t equals to 0, very very important. On figure 3.3 sketch, सर ये s displacement होता है या d displacement होता है? It's very confusing. The block is at rest at time t equals to 0, very important. On figure 3.3 sketch a graph to show the variation of the momentum of the block with time t from time t equals to 0 to time t equals to 6 seconds. Numerical values of momentum are not required. ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि फोर्स वाले ग्राफ से एरिया अंडर दी ग्राफ लोगे तो क्या आती है? मोमेंटम नहीं आता। डोंट मेक दैट मिस्टेक, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। यानी आपने जो ये एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट किया था, ये क्या आया आपके पास? ये आपके पास ये आया है कि आपकी बेसिकली क्या है? दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम। ये आपका चेंज इन मोमेंटम है अभी फिलहाल। ठीक है नी। अच्छा अच्छा, ये भी मुझसे मिस्टेक हुई है, रुको मैं ये देखूं। हमने जो है वो इधर, यस माय बैड, ये भी हमने गलती से, कि मैंने जो है नेट फोर्स नहीं ली, मैंने ऐसे ही कर दिया। ठीक है, सही है। सॉरी, इधर भी एक मिस्टेक हुई है। ठीक है, विल हैव टू करेक्ट दिस पार्ट, विल हैव टू करेक्ट दिस पार्ट, ये गलत हुआ है हमसे। ठीक है, सॉरी माय बैड। हमने गलती से ये, नहीं ये पेपर घुमाने वाला नहीं है, हमने गलती से यहाँ पे क्या किया, मैंने इधर नेट फोर्स ले लिया। अगर ये नेट फोर्स अगेंस्ट टाइम का ग्राफ होता तो फिर एरिया अंडर द ग्राफ वुड हैव गिवन यू द मोमेंटम का चेंज, राइट। बट ये नेट फोर्स का ग्राफ नहीं है, राइट। मेक श्योर ऑफ दैट, ये नेट फोर्स का ग्राफ नहीं है, ये सिर्फ एक्स का ग्राफ, राइट। सो बेसिकली अगर आपको मोमेंटम का चेंज निकालना है तो वो कैसे आएगा? वो आएगा डेल्टा पी विल इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी से, राइट। एफ क्या है? एफ इज द नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स क्या है इस केस में? फ्रॉम टिल 3 seconds योर एक्स वाज 1.4, राइट, एंड दिस वाज 0.8। तो नेट फोर्स क्या है? 1.4 माइनस 0.8। So basically the force is 1.4 minus 0.8 and then you multiply by 3 seconds. This would give you the change in momentum. 0.6, हाँ 0.6 into 3 हो गया 1.8, right? Is this clear to everyone? हमने जो मिस्टेक करी थी पहले, गलती से मैंने बताने के बाद फिर भी मैंने खुद भी उसको ओवरलुक कर दिया था। गलती से ये मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने एक्स को नेट फोर्स ही ले लिया। एक्स नेट फोर्स नहीं है, एक्स ये वाली फोर्स थी, राइट। सो दिस इज गोइंग टू ओनली गिव यू द मोमेंटम जो एक्स की वजह से कॉज हुआ है। ठीक है, जो मोमेंटम रेजिस्टिव फोर्स की वजह से लॉस हुआ है वो माइनस करना पड़ेगा। अब बजाय उसके करने के आप ये कर लो कि आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा पी। तो एफ नेट फोर्स है, 1.4 में से जो इधर 1.4 है उसमें से 0.8 निकाल दोगे तो नेट फोर्स आ जाएगी। उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका नेट चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आया? वी विल टेक रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ओनली फॉर नेट फोर्स। यस, नेट फोर्स बेसिकली ये जो है ना, ये दिस थिंग एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली यूज्ड, ज्यादातर वैसे तो कर सकते हो वैसे भी, लेकिन नेट फोर्स होती है यहाँ।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, द नेट फोर्स। द नेट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नाउ बेसिकली इस बात को समझो, अगर आप एक्स के ग्राफ में से मोमेंटम निकाल रहे हो ना, इफ यू ट्राइंग टू वर्क आउट एक्स ग्राफ में से मोमेंटम, तो वो मोमेंटम आया एक्स की वजह से, फ्रिक्शन का भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो आपको फ्रिक्शन का भी मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करना पड़ता उस केस में, अगर आप मोमेंटम इस तरीके से कर लेते ग्राफ के थ्रू कर रहे थे। लेकिन वी इज डूइंग, हमने नेट फोर्स ही निकाल ली और उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। जो F इक्वल्स टू dp बाई dt है, वो F उसमें नेट फोर्स है। अज्यूम दैट इट इज अ नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने ये वाला देख लिया था। ठीक है, द चेंज इन मोमेंटम इज 1.8 इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। अच्छा, नाउ मोमेंटम टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये नोट कर लें, द ब्लॉक इज एट रेस्ट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, यानी उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो कैन यू गाइस टेल मी द मोमेंटम एट टाइम t इक्वल्स टू 0, वो क्या होगा? कोई गैस कर सकता है? वो भी 0 होगा। क्यों? बिकॉज मोमेंटम होता है mv, तो mv है, v 0 है, तो मोमेंटम भी 0 होगा। सो यानी 0 पे पॉइंट क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। राइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग, द चेंज इन मोमेंटम इज 1.8। राइट, ये चेंज है, यानी 3 सेकेंड तक मोमेंटम 1.8 तक पहुंच गया होगा। 0 से 1.8 का चेंज लाओगे तो क्या होगा? 1.8 तक पहुंच जाएगा। सो बेसिकली in a time of 3 seconds you have reached a momentum of 1.8। अच्छा, अब इन्होंने बोलता न्यूमेरिकल वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं कह रहा हूं 1.8 यहाँ का ही, अपनी मर्जी से कह रहा हूं, मेरी मर्जी। एंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन देम विद अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों? इस बात को याद रखिएगा कि f क्या होता है? dp बाई dt होता है, यानी मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? फोर्स होता है। नेट फोर्स क्या है आपकी? यहाँ पे नेट फोर्स आपकी है 1.4 माइनस 0.8, 0.6 इज योर नेट फोर्स। सो देयरफॉर इधर आपको एक कांस्टेंट ग्रेडियंट दिखाना था 0.6 का। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, समझ आया वाला पार्ट? एंड देन आप लोगों ने सब मेरे साथ ये किया था कि हमने जो है वो 3 to 6 सेकेंड्स, हम सबको पता है कि नेट फोर्स 0 थी, तो अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या है? मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट 0 होगा। ठीक है जी, सो इस बात का मतलब क्या होगा? उस बात का मतलब ये होगा मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, और हमें वैसे ही पता है वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा, और वो बात भी वाज़ेह हो गई, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ भी 0 हो जाएगा, बिकॉज द नेट फोर्स बिकम्स 0। सो द ग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। समझ आया? कोई परेशानी इसमें? सर फर्स्ट पार्ट अगेन, यस दानिया, लेट्स गो ओवर दी फर्स्ट पार्ट अगेन। ठीक है, किसी और को भी समझ नहीं आया तो आई एम गोइंग ओवर दिस दोबारा से। देखो, मोमेंटम टाइम ग्राफ, ठीक है, यू नो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द मोमेंटम वाज 0, तो हमने एक वो पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है, दूसरी बात आपने इधर ये निकाला था कि चेंज इन मोमेंटम जो था वो 1.8 था, यानी 0 से 1.8 का चेंज आया है अगर, तो यानी 0 से 1.8 पे पहुंच गए आप। दिस इज द चेंज 0 से 1.8। सो बेसिकली एट टाइम 3 सेकेंड्स फ्रॉम 0 टू 1.8, यानी मैं 1.8 पे पहुंच। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कैसी लाइन से करना है? डू आई शो इट अ स्ट्रेट लाइन? Do I show it a curve like this? Do I show it like a curve like this? तो वो कैसे दिखाएंगे? उसके लिए इस बात को समझ लें कि F is dp by dt, यानी मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? फोर्स होगा। राइट, नाउ व्हाट इज योर फोर्स? योर नेट फोर्स इज 1.4 माइनस 0.8, यानी 0.6 कांस्टेंट। इट इज 0.6 कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है? ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम क्या होगा? 0.6 कांस्टेंट होगा। तो इसलिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है टू शो अ पॉजिटिव कांस्टेंट 0.6 का ग्रेडियंट। एंड देन उसके बाद क्या था? उसके बाद नेट फोर्स 0 हो गई थी, तो इसलिए मैंने ग्रेडियंट 0 कर दिया, मैंने मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया, बिकॉज वेलोसिटी भी कांस्टेंट थी। ठीक है, अब क्लियर? ओके, दिस इज मोमेंटम टाइम ग्राफ और चेंज इन मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम टाइम ग्राफ। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ग्राफ नहीं होता कभी, दिस इज अ मोमेंटम टाइम ग्राफ। ठीक है, मोमेंटम टाइम में देखो चेंज इन मोमेंटम कैसे हुआ। चेंज इन मोमेंटम ऐसे हुआ कि देखो, change in momentums you never plot, change in some quantity you would never be plotting on the graph, the reason for that being उसको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इस बात को समझ लो कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं आपको कहता हूं y चेंज कर रहा है, तो ये हमें नजर आ रहा है y डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज कर रहा है, सो दिस इज द चेंज। y डिक्रीज, दिस इज वन चेंज, y इंक्रीज, दैट इज द अदर चेंज। तो कभी भी चेंज का ग्राफ तो कभी आएगा ही नहीं, सबसे पहली बात, फायदा नहीं है उसको बनाने का, कि आप अगर ये दिखा रहे हो कि सिर्फ, मतलब समझ रहे हो बात को, आप एक्चुअल क्वांटिटी ही प्लॉट करोगे, उसमें लाइन जैसी जा रही है वो बेसिकली चेंज है ना, तो चेंज का ग्राफ बनाने का कोई फायदा नहीं होगा हमें कभी जिंदगी में भी।
तो हमेशा एक्चुअल मोमेंटम, ये ग्राफ है एक्चुअल मोमेंटम का ही, ठीक है। इस बात को समझो, हमने इसमें चेंज इन मोमेंटम कैसे दिखाया है। एक्चुअल मोमेंटम 0 पे 0 है, 3 पे 1.8 है, इस बात को समझ रहे हो। 0 पे 0 है, 3 तक डेल्टा पी क्या था, डेल्टा पी वॉज 1.8, 3 सेकेंड्स तक 1.8 का चेंज आ चुका था, यानी 0 में 1.8 ऐड होके, वो चेंज ऐड होके अब 1.8 आ चुकी है वैल्यू एट 3। सो देयरफॉर आई हैव शोन इट लाइक दिस, कि ये एक इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है, ये चेंज दिखाया है मैंने, समझ आ रहा है। दिस इज द चेंज एक्चुअल ग्राफ में, एक एक्चुअल ग्राफ में हमने चेंजेस दिखाया। 3 to 6 पर 1.8 कांस्टेंट है, यस मेरा बच्चा, यहाँ पे 1.8 देन वुड बी कांस्टेंट, ठीक है जी। अगर ये चलो न्यूमेरिकल वैल्यूज बोली नहीं हमने, फिर भी दिखा, चलो ये लो 1.8 कांस्टेंट है, ठीक है। A spring is suspended from a fixed point at one end. The spring is extended by a vertical force applied to the other end. The variation of the applied force F with the length of the spring is L दिया हुआ है, डेल्टा L नहीं दिया हुआ, उसको ख्याल रखिएगा, ठीक है। For the spring, state the name of the law that gives the relationship between force and extension. कौन सा लॉ है? हुक्स लॉ, ये हुकेज लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता हुक्स में अपोस्ट्रोफी एस आता है या नहीं आता, हुक्स लग दिया बस मैंने, ठीक है। डिटरमिन द स्प्रिंग कांस्टेंट इन न्यूटन पर मीटर, कैसे निकालूं इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट, कौन बताएगा? ये याद रखना, F इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। F इक्वल्स टू के एक्स, के इक्वल्स टू F ओवर, ठीक है। x की जगह चलो डेल्टा एल लिख लेते हैं। तो रिमेंबर इट इज अ रेशियो नॉट ए ग्रेडियंट, ठीक है। डोंट यूज द ग्रेडियंट इन दिस केस, लेकिन इनाम नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यू गाइज आर आल्सो पार्शियली करेक्ट। अगर ये चीज y एक्सिस पे होती और ये चीज x एक्सिस पे होती तो ये ग्रेडियंट ही बन जाता, एक तरीके से सेंस में ग्रेडियंट ही कहलाता। तो इस वो वाला केस हो गया ग्रेडियंट, और जब आपका बराबर हो गया आपका वो चीज, ठीक है। बट सुपरलेटिव कैसे याद रखो, मैंने कहा था जब ओरिजिन में से पास करता है तब ऐसा होता है, तो ये वो वाला है जब ओरिजिन में से पास कर रहा है, ठीक है। कीप दैट थिंग इन माइंड। अपने लिए कन्विंस के लिए भाई रेशियो ले लो, ठीक है। ग्रेडियंट में हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम रेशियो ले लेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। लेट्स टेक एक कन्वीनियंट पॉइंट, ये सबसे कन्वीनियंट है, 12 एंड 24 का ले लेते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा 24 एक्सटेंशन नहीं है, 24 माइनस 8 इज गोइंग टू बी द एक्सटेंशन, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये ओरिजिनल लेंथ है, एल का ग्राफ है, दिस इज द ओरिजिनल एल, एंड दिस होल थिंग यहां से लेके यहां तक का जो चेंज है वो है बेसिकली योर एक्सटेंशन दैट वी कॉल डेल्टा है, ठीक है। सो के क्या होता है, के होता है एफ अपॉन डेल्टा एल। एफ क्या है भाई आपका, एफ आपका है 12, तो 12, डेल्टा एल क्या है भाई, डेल्टा एल है आपका 24 माइनस 8, सेंटीमीटर्स में कन्वर्जन करना मत भूलिएगा। सो 24 माइनस 8 into 10 to the power minus 2. What is the answer coming out to be? 16 into 10 to the power minus 2. 16 into 10 to the power minus 2, 0.16. ठीक है, 0.16 आ रहा है। एक सेकंड में एक चीज चेक कर लूं। How are you getting 0.16? ये कैसे आया? कुछ और गलत हो गया, एक सेकंड। 75 नहीं आ रहा। अच्छा 0.16 फॉर डिनोमिनेटर, सही है सही है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, सही है 75, सही है सही है। सो दिस इज 75 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। मैं यही बोलूंगा ऑल दो ग्रेडियंट से भी आ जाता है इसमें, स्टिल ट्राई टू यूज दिस द रेशियो। रेशियो से काफी सिंपल है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करने की आपको जरूरत नहीं होगी, और एग्जामिनर अगर आपका कॉन्सेप्ट देख लिया तो मारे जाएंगे। डिटरमाइन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन F इक्वल्स टू 6 न्यूटन्स, तो देख लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक वी कैन यूज द फॉर्मूला हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो या आप एरिया अंडर द ग्राफ भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, तो जिस तरह से भी करना चाहो, एरिया ग्राफ से करना चाहो, उससे करना चाहो, आपकी मर्जी। 6 पे निकालना है, 6 पे निकाल लेते हैं। वंस अगेन मेक श्योर आप 16 ना ले लो डेल्टा एल, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा एल लीजिएगा, ठीक है। तो 16 माइनस 8 इज डेल्टा एल। सो हाफ एफ क्या है, 6 इंटू 16 माइनस 8 into 10 to the power minus 2, ठीक है। What is this answer working out to be? This is working out to be a 0.24 joules of elastic potential energy. मेरे ख्याल से हमें इससे ज्यादा आसान सवाल डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स पे शायद ही मिलता।
राइट, बहुत आसान था। एक पार्ट तो ये भी था, लॉ का नाम बता ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। अब ये आया ना मजे की कहानी, दिस इज दी मजे की कहानी। अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, द वेव कॉजेज अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू वाइब्रेट अलोंग ए लाइन पी, द एनर्जी ऑफ द वेव प्रोपगेट्स अलोंग ए लाइन क्यू। Compare the directions of line P and Q if the wave is a transverse wave, if the wave is a longitudinal wave. तो इस बात को समझ ले, क्वेश्चन क्या है। वो बोल रहे हैं पार्टिकल वाइब्रेट करता है इन पी डायरेक्शन, पी हो सकता है यूं हो सकता है यूं, जैसा भी हो। और क्यू बोल रहे हैं, क्यू है वो डायरेक्शन जिसमें वेव प्रोपगेट कर रहा है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज अबाउट ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, पी और क्यू जब ट्रांसवर्स होंगे तो कैसे होंगे, और जब लॉन्गिट्यूडनल होंगे तो कैसे होंगे। पैरेलल इन ट्रांसवर्स, P and Q perpendicular, transverse direction is perpendicular to energy propagation। तीन अलग आंसर आए हैं, तो मुझे लग रहा है इधर हमें कंफ्यूजन हो गई है रिगार्डिंग, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ एनर्जी जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये है क्यू, दिस इज क्यू। ठीक है। पी बोल रहे हैं, पी वो डायरेक्शन है जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्स आपको पता है, अगर आप फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल की बात कर रहे हो तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा होगा, राइट। सो लेट्स से दैट दिस इज लाइन पी, तो यू कैन सी इन अ ट्रांसवर्स वेव दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में पी एंड क्यू से पास करते हैं परपेंडिकुलर, यस। एंड लॉन्गिट्यूडनल में जो है वो कुछ इस तरीके से होता था, योर पार्टिकल्स यूज्ड टू वाइब्रेट इन राइट एंड लेफ्ट फैशन इफ योर वेव वाज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो पार्टिकल्स जो है वो यूं और यूं जा रहे होंगे, राइट। सो इन दिस केस यस, दे आर गोइंग टू बी पैरेलल। अच्छा खासा आसान कॉन्सेप्ट था, उसकी भी अजीबोगरीब वर्डिंग लिख के आपको दी, मार्क्स चले गए। A tube is closed at one end, a loudspeaker is placed at the other end of the tube as shown in figure 5.1। वेरी peculiar सवाल, काफी हमने चीजें करी हैं इसकी रिगार्डिंग क्लास में। The loudspeaker emits sound of frequency 1.7 kilohertz. The speed of the sound in the air in the tube is 0340 meter per second. A stationary wave is formed with an antinode at the open end of the tube. There is only one other antinode inside the tube as shown in figure 5.1। ठीक है। क्या है ये एंटीनोड, किस चीज में आते हैं, स्टेशनरी वेव का सवाल होगा। ठीक है, सब बोल रहे हैं एफ लैम्डा सवाल सुन ले रहे हैं। रिमेन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, सो यस यू गाइस आर करेक्ट, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। सो v is 340, f is 1.7 किलोहर्ट्ज। मेक श्योर यू डू द कन्वर्जन। लैम्डा निकाल लो, लैम्डा हमें दानिया ने दे दिया है, क्या है भाई लैम्डा, 0.2 मीटर्स। कितना है, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, इसको भी जबरदस्ती टू सिग्निफिकेंट कर दीजिएगा तो 0.20 मीटर्स हो जाएगा दी वेवलेंथ ऑफ साउंड। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद द लेंथ एल, किलोहर्ट्ज की कन्वर्जन क्या है, किलो क्या होता है, किलो 10⁻³ होता है, तो 1.7 × 10⁻³। ठीक है, किलो इज 1000 तो 10⁻³। ठीक है। अच्छा, ना द लेंथ एल ऑफ द ट्यूब निकालनी है। ये वो वाला केस है, आई होप सबको याद हो, दिस इज द एंटी नोड टू नोड वाला केस, याद है हमने पढ़ा था स्टेशनरी वेव में एंटी नोड टू नोड वाला केस। लाउड स्पीकर के मुंह पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, एंड पे हमेशा नोड बनेगा रिफ्लेक्शन पॉइंट पे। अब केस क्या है, केस ये है इसमें दो एंटी नोड है। द केस इज दैट यू हैव टू एंटी नोड्स। सो जैसा गुलाम ने हमें बोला, सर आप जो है वो सैंपल वेव बनाए पहले, तो हम गुलाम की बात समझ लेते हैं भाई, गुलाम ऑर्डर दे रहे, हम जो है वो सैंपल वेव बना लेंगे। सो दिस इज द एंटी नोड, दिस इज द नोड, ये एंटी नोड है और ये नोड है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, जितने मार्क कर लेते हैं। मेरे ख्याल से वेव यहां से यहां तक बन रही है, सही है, ऐसा ही है। आई थिंक द वेव इज फ्रॉम हियर टू हियर, सही कह रहा हूं, ओनली टू एंटी नोड्स। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर चेकिंग सही तरीके से सैंपल वेव बना के भी, भाई आपने एंटी नोड ज्यादा कम तो नहीं गिननी है, यस। सो यू आर ओनली कंसिडरिंग दिस, इतना हिस्सा। ठीक है, आप सिर्फ इतना हिस्सा कंसिडर कर रहे हो। दो एंटी नोड है मेरा बच्चा इब्राहिम, एक एंटी नोड इधर, एक एंटी नोड ये वाला। वो अगर वहां तक लेके जाते हो तो तीन एंटी नोड हो जाएंगे, वो गलत है। उन्होंने बोला भाई है ही इसमें दो एंटी नोड, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ दिस वेव फॉर्मिंग। कैन यू गाइस टेल मी, ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितनी लेंथ है, हाउ मच लेंथ इज दिस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, 3/4।
एक ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन, तीन ट्रांजिशन, सो बेसिकली दिस इज 3 लैम्डा अपॉन 4, राइट। एक काम करते हैं, इसको यहां पे बना लेते हैं, थोड़ा और तमीज से कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस एंड देन रिफ्लेक्ट्स, कुछ गलत बना दिया, एक सेकेंड, दिस इज समथिंग लाइक दिस एंड देन दिस इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है जी। यहाँ आ गया आपका वो नोड, दो एंटी नोड दिखा दिया मैंने और वो दिखा दिया। नाउ दिस लेंथ एल इज इक्वल्स टू 3/4 लैम्डा, तो बोल रहे हैं लेंथ एल निकाल दें, हमें पता है लेंथ एल क्या है, 3/4 लैम्डा है। लैम्डा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कर लो कैलकुलेट, 3/4 इंटू 0.20, आई थिंक इट्स 0.1, अच्छा 0.15 है, ठीक है, वेरी गुड। तो किसी बच्चे ने मुझे पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया 0.15 मीटर्स आ रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर दैट कैन प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव इन द ट्यूब। अच्छा ये सुन लो, द मैक्सिमम, आसान तो नहीं होगा, ठीक है जी, आसान होगा इन सम सेंस, बट एक्सपेक्ट कि ये वाली जो डिफिकल्टी यही होगी, यानी मई जून वाली जो डिफिकल्टी होगी इसी के आसपास होगा योर द थिंग, ठीक है। तो डोंट कीप एन इजी हैंड, इसी के आसपास ही आने वाला है ये वाला पेपर। The maximum wavelength of the sound from the loudspeaker that can produce a stationary wave in the tube. अच्छा, now they're asking you वो wavelength बता दें, सबसे maximum wavelength बता दें जो stationary wave आपको प्रोड्यूस पेपर, जो आपको stationary wave प्रोड्यूस करके देगी, ठीक है। now understand this कि maximum wavelength कब आएगी, ठीक है, maximum wavelength आपकी कब आएगी ये हम देख लेते हैं कि हमारी maximum wavelength कब आएगी। ओके, now यू नो कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तब आप केसेस प्रोग्रेस करते हो, यानी सबसे सिंपलेस्ट केस इज एट द छोटी फ्रीक्वेंसी, फिर उससे मोर मुश्किल केस बनता है हायर फ्रीक्वेंसी पे, हायर हायर करते करते मोर एंटी नोड, मोर नोड, और आप ऊपर ऊपर और हार्मोनिक्स बनाते जाते हो, राइट। एंड यू ऑल ऑल्सो नो दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, राइट, v इक्वल्स टू f लैम्डा, सो f एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर v कांस्टेंट है, ठीक है। आई होप दिस यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो बेसिकली अगर आपको मैक्सिमम लैम्डा ढूंढना है तो बेसिकली आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी देखनी है, आपको वो फ्रीक्वेंसी देखनी है जो सबसे छोटी होगी, राइट। इफ यू आर वांटिंग टू फाइंड आउट द लैम्डा, द मैक्सिममिस्ट लैम्डा, तो वो कब आएगा जब आप सबसे मैक्सिममिस्ट तो कुछ होता नहीं, खैर सबसे मैक्सिमम लैम्डा पे सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, राइट। सो यू आर टारगेटिंग द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला केस कौन सा होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला केस होगा सबसे सिंपलेस्ट केस, जब एंटी नोड टू नोड जा रहे होंगे आप। सबको क्या ये बात समझ में आई, आप मैक्सिमम वेवलेंथ ढूंढ रहे हो, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे आपके पास अपना सबसे पहला सबसे सिंपलेस्ट केस होगा एंटी नोड टू नोड। समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं, अच्छा, अच्छा ठीक है, लेट्स गो, ओके ओके, लेट्स एक्सप्लेन दिस अगेन। देखो सवाल क्या है मेरे बच्चों, सवाल उसने ये पूछा है आप हमें वो मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल दें जिस पे स्टेशनरी वेव बन सकती है, ऐसा ही है, जिस पे आपकी स्टेशनरी वेव बनेगी, मैक्सिमम वो वेवलेंथ निकाल दें आप, ठीक है। हमने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। हमें क्या पता है, हमें पता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, राइट। नाउ f इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है 340 पे, कैन आई से दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मैं क्या ये कह सकता हूं, कैन आई से दिस, सबको यहां तक क्लियर है, ठीक है, मैंने ये कह दिया। अब वो बोल रहे हैं भाई मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल दो, दे आर आस्किंग यू फॉर द मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब वो ये चाह रहे हैं कि आप इसको मैक्स से मैक्स कर दो, अगर आप इसको मैक्स से मैक्स करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपको मिनिमम से मिनिमम लानी पड़ेगी, यही होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपको वेवलेंथ सबसे मैक्स से मैक्स चाहिए तो आपको फ्रीक्वेंसी सबसे कम से कम चाहिए, राइट। द मोस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू प्रोड्यूस द मोस्ट मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। अब ये याद करो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होता था, आपकी हार्मोनिक्स बनती थी ना ज्यादा से ज्यादा, पहली हार्मोनिक वाज एट द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, दूसरी हार्मोनिक किसी हायर फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, तीसरी हार्मोनिक किसी और हायर फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, चौथी पांचवी करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं आपको भी बोलूं कि यार सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी बता दो किस पे आएगा, सबसे मिनिमम वाली फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब पहली दफा स्टेशनरी वेव बनी होगी, जब वो पहला वाला सबसे सिंपलेस्ट केस होगा तभी होगी ना मोस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। यही होगा या नहीं होगा, नहीं मुझे तो याद है, मैं जरा आप लोगों को जरा याद दिला दूं, ठीक है जी। हमने कौन सी केस डिस्कस करी थी, ये वाली,
ठीक है, इस केस को देख लो सिर्फ। फर्स्ट हार्मोनिक कब आ रही है? फ्रीक्वेंसी से कहते हैं, फ्रीक्वेंसी थी सम वैल्यू एफ, वो ये थी V/4L। सेकेंड हार्मोनिक कब आ रही है? जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अब कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है 3V/4L। इस बात को तो समझते हो ना कि 3V/4L इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन V/4L। V/4L ये 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम्स है ऑफ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? ये जो आप केसेस प्रोग्रेस करते हो, जो सबसे सिंपलेस्ट केस होता है वो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी पे आता है, फिर उससे मुश्किल वाला केस, उससे नेक्स्ट वाला केस कब आता है? हायर फ्रीक्वेंसी। फिर उससे नेक्स्ट वाला केस उससे हायर फ्रीक्वेंसी, राइट? एज यू, अगर आपको ये पूरी वेव देखनी है तो एंटी नोड टू नोड वाला ये पहला वाला कब आएगा? जब आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी होगी, सबसे मिनिमम होगी। दिस विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। फिर आप इसको दिखा दो यहां तक, अगर आप इस नोड तक आ जाओ तो आपको फिर कोई हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। अगर आप नेक्स्ट नोड तक जा रहे हो तो फिर आपको मजीद कोई हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, राइट? आर यू गेटिंग दिस? ये जो केसेस प्रोग्रेस होते हैं, ये जो मैं नेक्स्ट नोड्स तक जा रहा हूं, वो कैसे जा रहा हूं? ज्यादा नोड्स बन किस तरह है? जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, then I am progressing from the first harmonic to the second harmonic to the third harmonic, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and so on and so forth, right? अभी समझ में आया? अगर मुझे एंटी नोड, अगर मुझे मेरी सिंपलेस्ट हार्मोनिक चाहिए, इफ आई वांट दी फर्स्ट हार्मोनिक, मुझे अगर सिंपलेस्ट हार्मोनिक चाहिए है तो मुझे फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए? आई नीड द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। मुझे सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके लिए, ठीक है? ये इसका समझ लो, रट लो, इसको रट लो तो ज्यादा अच्छा होगा। वेन आई एम, अब देखो मेरे पास केसेस क्या है, मेरे पास ये सारे केसेस है ना, ये मैं अपनी सैंपल वेव बनाया करता था। फिर मैं कहता था यार एंटी नोड टू नोड, ये मेरी एक वेव होगी, ये देन सेकेंड, ये पहली हार्मोनिक है, फिर ये दूसरी हार्मोनिक है, फिर यहां से यहां ये तीसरी हार्मोनिक है, फिर यहां से यहां तक आओगे तो ये चौथी हार्मोनिक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? अगर आपको ये वाली प्रोड्यूस करनी है, द एंटी नोड टू नोड वाला केस, द सिंपलेस्ट केस, यू नीड द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी F1। आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, यू नीड सम वेरी वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी जिसपे आपके पास पहले ये बनेगा। अब आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो किसी इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी F2 पे आपके पास ये वाली वेव बनेगी, द 3/4 लैम्डा वाली वेव। आप मजीद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो आप यहां तक आ जाओगे और वो फ्रीक्वेंसी होगी कोई F3, एंड दिस वुड बी द 5 λ/4 वाली केस। यानी बता क्या रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो आप फर्स्ट हार्मोनिक से सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक जा रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे जा रहे हो। यूर गोइंग फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड, जब आप इंक्रीज कर रहे हो फ्रीक्वेंसी, सेकेंड से थर्ड जा रहे हो जब आप इंक्रीज कर रहे हो फ्रीक्वेंसी मजीद, थर्ड से फोर्थ आ रहे हो जब मजीद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है? ये चीज है, दिस इज हैपनिंग। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, मोर एंड मोर हार्मोनिक्स आर गोइंग टू फॉर्म। आपकी फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जाते रहोगे आगे, ठीक है? और उसकी कोई हद नहीं है। आप फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी तक ले जाओ, आपके पास यहां पे इंफिनिट वाला केस आ जाएगा आपकी हार्मोनिक्स का। यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इनडेफिनिटली टू इंफिनिटी, यू विल गेट एज मेनी नोड्स, एज मेनी एंटी नोड्स। जो सबसे कॉम्प्लेक्स वाला केस होगा जो आप बना नहीं सकते। अगर आपको सबसे सिंपलेस्ट वाला केस चाहिए, अगर आपको सिर्फ वो मेरी पहला वाला जो फर्स्ट हार्मोनिक वाला केस चाहिए, तो यू नीड द मोस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर दैट। आपको चाहिए उस पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट? तभी हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। इफ यू नीड मैक्सिमम वेवलेंथ, यस यू नीड द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। F1 को क्यों बोलते हैं आप फंडामेंटल? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी सारी V/4L है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दोगे F2 आ गया, उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दोगे 5V/4L आ गया। ऑल द अदर फ्रीक्वेंसीज आर मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। देख रहे हो, पहली वाली फ्रीक्वेंसी में 3 मल्टीप्लाई किया F2 आ गया, पहली वाली फ्रीक्वेंसी में 5 मल्टीप्लाई किया F3 आ गया। सो द नेक्स्ट हार्मोनिक्स आर द मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये पहली फ्रीक्वेंसी है और सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपके पास स्टेशनरी वेव बनेगी, ठीक है?
तो व्हेन द एग्जामिनर इज आस्किंग यू मेरे बच्चों कि भाई आप हमें, जरा क्वेश्चन पेपर चले वापस, एक सेकेंड, पता नहीं कहाँ है क्वेश्चन पेपर, ये रहा। तो आपको जब एग्जामिनर ये बोल रहा है मेरे बच्चों कि भाई आप हमें मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल दो, तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है? मोस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब आएगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी तब आएगी जब आपका क्या होगा? जब आपका सिंपलेस्ट वाला केस होगा, राइट? व्हेन यू हैव द फर्स्ट हार्मोनिक, राइट? सो उस केस में द फर्स्ट हार्मोनिक इज गोइंग टू बी दिस वन, एंटी नोड टू नोड वाला। यानी बेसिकली एट द मोस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास सिर्फ ये वेव बन रही है, एंटी नोड टू नोड वाली, सिर्फ ये बन रही। दैट वुड बी योर मोस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला केस। अभी क्लियर हुआ फातिमा और मुश्तबा को? और जो बच्चों को जो समझ नहीं आ रहा था उनको समझ में आया? ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे हार्मोनिक्स प्रोग्रेस कर रही हैं फर्दर, राइट? आमना और आमना कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा अभी नहीं आया। फातिमा क्या समझ नहीं आ रहा? माइक अनम्यूट करके बताओ, या चैट में लिखो व्हाट आर यू नॉट गेटिंग। गुलाम को भी नहीं आया? नहीं आया, सच्ची में नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा? अच्छा चलो, लेट मी शो यू अ वीडियो। क्या पता उससे क्लियर हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी खुद भी। लेट मी गेट अ वीडियो ऑन बोर्ड, ताकि हमें थोड़ा सा और। नीपा वायरस आ गया, लॉकडाउन लग रहा है। नीपा वायरस? कौन सा नीपा वायरस भाई? एक सेकेंड, नीपा वायरस को छोड़ो, इधर पढ़ लो, स्टेशनरी वेव्स फॉर्मेशन। हाँ कई अ, ये लुक एट दिस वीडियो, ठीक है? ये अंकल बाबू है, ठीक है? व्हाट दिस अंकल बाबू इज गोइंग टू डू, इन्होंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाया है, वो वाइब्रेट करेगा इसको इधर से, और उधर से उन्होंने फिक्स किया हुआ है। ये केस दिखा रहे हैं आपको नोड टू नोड वाली। दे शोइंग यू द केस फॉर द नोड टू नोड वाला केस, ठीक है? अभी देखो अंकल क्या करेंगे। अंकल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं इस पे, ही इज इंक्रीजिंग, वो डायल घुमा के फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? अभी देखो, देखते जाओ, इसकी स्पीड हम बढ़ा लेते हैं। अभी अंकल ने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, नजर आ रहा है? उन्होंने हार्मोनिक बना दिया, और उन्होंने मेरे ख्याल से इससे पहले वाली भी कोई हार्मोनिक बनाई थी। लेट्स गो थोड़ा और पीछे। सो अंकल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, ये देखो। अंकल आपने खराब कर दी फ्रीक्वेंसी, सही करो उसको। ये डिड यू सी दैट? वो वाली केस आ गई जो सिंपलेस्ट केस थी, नोड टू नोड वाला, यानी बिटवीन द नोड एंड द नोड, पहला नोड दूसरा नोड, वो केस आ गया जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे थे। तो F1 हिट हुई नोड टू नोड वाली, अब वो फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, देखो, इज इंक्रीजिंग इट फर्दर। वो और इसको फर्दर इंक्रीज करेंगे, ही इंक्रीजेज इट फर्दर। कौन सी केस आ गई? सेकेंड हार्मोनिक वाली केस आ गई। कैन यू कैन यू सी दिस, दैट दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक वाली केस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे आई। अब वो मजीद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। अंकल करो फ्रीक्वेंसी मजीद इंक्रीज। नहीं बस छोड़ दो, आगे, शाबाश। अब यार अंकल देर लगा रहे हैं यार। अब वो मजीद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, देखो, ये डिक्रीज कर दिया उन्होंने। अरे भाई क्या अंकल है, अजीब अजीब ही नफ्स आती है अंकल है। रुको, नाउ ही इज गोइंग, अब देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, थर्ड हार्मोनिक बन गई। और मजीद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे अंकल, देखते हैं। थोड़ी सी और इंक्रीज कर दो यार। खैर, बहरहाल मुझे लग रहा है और इंक्रीज करेंगे। लेकिन देख रहे हो, फर्स्ट हार्मोनिक से सेकेंड हार्मोनिक आने पे अंकल ने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी है, तब सेकेंड हार्मोनिक आई। फिर सेकेंड हार्मोनिक से थर्ड हार्मोनिक मजीद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे आई। सो बेसिकली टू प्रोग्रेस दी हार्मोनिक्स, यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है?
आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ती है, ये करना पड़ेगा आपको हमेशा, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको बोल रहा है फातिमा फातिमा आप हमें मैक्सिमम वेवलेंथ बता दें। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब यानी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी बता दें। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस केस पे है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी उस केस पे है जिसमें पहली हार्मोनिक बनी ना, क्योंकि वो सबसे छोटी होगी जिसमें स्टेशनरी वेव बनी। उससे छोटी में स्टेशनरी वेव ही नहीं बनेगी, उससे छोटी पे स्टेशनरी वेव पॉसिबल ही नहीं है। उससे बड़ी पे सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबिलिटीज फॉर स्टेशनरी वेव्स। लेकिन जो पहली थी फंडामेंटल, उससे पहले कोई केस नहीं है। इस केस से पहले एंटी नोड से नोड टू, एंटी नोड से नोड वाले केस से पहले कोई केस नहीं आएगा। दिस इज द मिनिमम थिंग रिक्वायर्ड फॉर यू टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। ये हो रहा है उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे, इट इज हैपनिंग एट द मोस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या सिर्फ इस बात को समझना है, हमें बात ये समझना है कि एंटी नोड टू नोड वाला केस है। जब वो बोल रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ना, तो वो बोल रहा है द सिंपलेस्ट हार्मोनिक ओनली द एंटी नोड टू नोड वाला केस, यानी लेंथ एल इज इक्वल्स टू क्वार्टर लैम्डा। लेंथ एल इज इक्वल्स टू ए वन ट्रांजिशन दैट इज क्वार्टर लैम्डा। सो लेंथ एल इज इक्वल्स टू ए क्वार्टर लैम्डा। अब लेंथ एल आप निकाल चुके थे पहले, वो 0.15 थी, अब आपको लैम्डा निकालना है, राइट। सो 0.15 इंटू 4 दैट इज योर लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा क्या आ गया? 0.60। 0.0375 तो नहीं आया यार, ये क्या हुआ? 0.60 आया ना, इट्स 0.60। अब क्लियर हुआ? प्लीज क्लियर हो गया, बहुत देर लगा सवाल है। समझ आ गया? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2 नफल पढ़ूंगा अब। ओके गुड परफेक्ट, ये खत्म कर लेते हैं। मुझे नहीं लग रहा आज पेपर कंप्लीट हो पाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, लेट्स कॉल इट एन ऑफ। Two polarizing filters are arranged so that their planes are vertical and parallel. The first filter has its transmission axis at an angle of 35 degrees. Yes, Ibrahim, at an angle of 35 degrees to the vertical, and the second filter has its transmission axis at an angle alpha to the vertical as shown in figure 5.2. Malas's law. इंसिडेंट लाइट बीम इंटेंसिटी उसकी 8.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। पहला फिल्टर ये है, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है 35 डिग्री टू वर्टिकल है, ठीक है। ये 1 मार्क का सवाल था, इसको छोड़ सकते, टेंशन नहीं लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा उसके बाद ये है कुछ, एंड योर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको दी हुई है, आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐसी, ठीक है। एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन 35 एंड लेस देन 90 डिग्रीज। A beam of vertically polarized light of intensity 8.5 watt per meter square is incident normally on the first filter. Okay, they are telling you कि beam, एक जो पहले जो beam आ रही है वो vertically plane polarized light की है। So the incident, मैंने हमेशा से बोला है, पहले आप हमेशा से ये बना लिया करो कैसी कौन सी वेव होगी। So your first thing was a vertically plane polarized, इसमें से गुजरेगी तो 35 डिग्री के एंगल पे ये इस तरह से टिल्ट होके ऐसी हो जाएगी, राइट। एंड देन जब फाइनली इसमें से गुजरेगी तो वो मजीद टिल्ट होके कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट। सो दिस, लेट्स से दिस इज I1 एंड लेट्स से दिस इज I2। ये इंटेंसिटी हमें पता है इनिशियल वाली, हमें फाइनल पता है जो बिल्कुल एंड में आई है वो भी हमें पता है। अब हमें ये देखना है, show that the intensity of the light transmitted by the first filter is this much. Malas's law लगेगा। Malas's law याद है किसी को? क्या था? I hope याद हो। Do we remember Malas's law? Malas's law was I equals to I naught cos square theta. Yes, I naught cos square theta. Intensity I, ये I1 है, the resultant you're trying to find out. तो I1, I नॉट क्या है? I नॉट ये रहा 8.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी बेस यूनिट्स में है तो उसको ऐसे लिख लें। कॉस एंगल जो है वर्टिकल, जो इंसिडेंट लाइट थी, द इंसिडेंट लाइट और उसके बीच में एंगल देखते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में। तो इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल क्या है? इट इज 35 डिग्री, ठीक है। आपकी इंसिडेंट लाइट ऐसी है, योर इंसिडेंट लाइट इज वर्टिकल, वर्टिकल और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल जो है वो 35 है। तो आप थीटा में क्या डालोगे? आप थीटा में 35 डालोगे, ठीक है।
एंड देन मेक श्योर यू स्क्वायर दिस इज वेल। इसमें दूसरी बात ये मेक श्योर कर लीजिएगा, मैथ्स का पेपर भी दे रहे होते तो अक्सर बेशतर, या कभी बार रेडियन में कर रहे होते हैं, जैसे ए2 में रेडियन में कुछ आप कर रहे हो, तो मेक श्योर पेपर जब देने जाओ फिजिक्स पेपर में डिग्री में इस्तेमाल होता है, ठीक है जी, रेडियन नहीं होता, तो फिजिक्स पेपर में पहले ही डिग्री कर लिया करो, जस्ट फॉर द सेफ साइड, डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो इज इट वर्किंग आउट टू बी 5.7 वाट पर मीटर स्क्वायर, आ रहा है क्या ये? यस। ए2 की ए2 में देखेंगे, सर दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, यस मेरा बच्चा, जो पोलराइजेशन हो सकती है वो सिर्फ ट्रांसवर्स में ही होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल में कभी नहीं हो सकती, ठीक है जी, दैट कैन नेवर हैपन इन लॉन्गिट्यूडनल मोड्स। अच्छा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द सेकंड फिल्टर इज दिस मच, कैलकुलेट एंगल अल्फा। बहुत आसान है, दोबारा से क्या करना है, मेलिस लॉ लगाना है, यू हैव टू जस्ट यूज मेलिस लॉ। सो आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब आई क्या है, आई ये है 5.2, दिस इज आई, सो आई इज 5.2, ठीक है। आई नॉट क्या है, आई नॉट आपका है 5.7, जो इधर से आ रहा है I1 वो लेंगे आप, ये वाला आई नॉट नहीं, ये 5.7, सो लेट्स पुट दैट इन, दिस इज 5.7 कॉस स्क्वायर थीटा, नाउ कॉस स्क्वायर एंड देन अल्फा, ठीक है। अच्छा, एक चीज इधर एक और मेक श्योर कर ले, क्या चीज, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा हमारे साथ अगर हमने अल्फा डाल दिया, क्यों, बिकॉज आपकी जो इंसिडेंट लाइट है और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है इन दोनों के बीच में एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल ये है, दिस थीटा, दिस इज द एंगल दैट यू आर ट्राइंग टू वर्क आउट, ये चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए है तो हमें पता है वर्टिकल के साथ एंगल क्या बन रहा है, वर्टिकल के साथ एंगल 35 बन रहा था, तो यानी इस बात का मतलब ये है कि ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 35 डिग्री है। तो थीटा क्या है, थीटा है अल्फा माइनस 35, theta is an alpha minus 35, yes, so we're going to remove this from over here और हम इसको लिख देंगे क्या चीज, अल्फा माइनस 35 एंड होल स्क्वायर, राइट। अब कर ले सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व, 5.2 डिवाइड बाय 5.7 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 35, 35 वॉज नॉट टोटल मेरा बच्चा, 35 था वर्टिकल, और जो आपका टिल्टेड है ये वाला, दिस टिल्टेड इंटेंसिटी, उसके बीच का एंगल, राइट। तो अब ये जो टिल्टेड यहां पे आया है और वर्टिकल के बीच में एंगल अभी भी क्या होगा, 35 ही होगा। सो अल्फा में से कुछ हिस्सा 35 है, आपको चाहिए वो बाकी का हिस्सा जो इस इंटेंसिटी और ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में, राइट। दोबारा से ड्राइंग कर रहा हूं, दोबारा से देख लो, ये है, दिस इज द थिंग दैट इज इंसिडेंट, ये चीज है ना इंसिडेंट। तो आपने एंगल कौन सा लेना होता है, यू हैव टू टेक द एंगल दैट इज बिटवीन द इंसिडेंट इंटेंसिटी एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस। आपको ये एंगल थीटा चाहिए, आपको पूरे अल्फा से कोई गर्जी नहीं है, आपको पूरा अल्फा चाहिए ही नहीं है, तो आपको तो सिर्फ थीटा चाहिए। तो कैसे निकलेगा पूरा सिर्फ थीटा, सिर्फ थीटा ऐसे निकलेगा क्योंकि आपको पता है यार ये 35 था, यानी वर्टिकल और इसके बीच में एंगल 35 था, तो यानी ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 35 है, तो अल्फा में से 35 निकाल देंगे, थीटा आ जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, मैंने अल्फा में से 35 निकाल दिया है, ठीक है। ये कर लिया आपने, कॉस स्क्वायर है, आप इसको अंडर रूट कर दो, उसको भी अंडर रूट कर दो, गंदा सा अंडर रूट हुआ है, इसको भी अंडर रूट कर दो, एंड देन ये आ जाएगा 5.2 ओवर 5.7, 5.2 ओवर 5.7 अंडर रूट इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस 35, ठीक है। इसकी मैं वर्किंग पूरी करके दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें कंफ्यूज जाएंगे बच्चे, ये देख के कि मैच भूल जाएंगे पता नहीं क्यों। तो देन कॉस इनवर्स लोगे, तो कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 5.2 अपॉन 5.7, ठीक है। एंड देन अल्फा माइनस 35 होता था, उधर आके 35 प्लस कर देते, तो यहाँ पे 35 प्लस कर दो, ये आ जाएगा आपका अल्फा। तो व्हाट इज अल्फा वर्किंग आउट टू बी, दानिया टेल्स अस इट्स 52.2, यस दानिया यू आर करेक्ट, सो इट इज 52 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा, ये क्या है, सुपरपोजिशन वेव्स वाला पार्ट। द करंट इन अ फिलामेंट लैम्प डिक्रीजेस, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प चेंजेस। तो अगर करंट फिलामेंट लैम्प में डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है लैम्प की, कौन बताएगा, ये तो बहुत आसान है, आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू टेल मी, सबको आना चाहिए इसका जवाब।
रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, दी करंट डिक्रीजेस, ठीक है, जरा दोबारा से, द करंट इन अ फिलामेंट लैंप डिक्रीजेस, करंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब जरा दोबारा से सोच के मुझे बताएं रेजिस्टेंस के साथ क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। सो बेसिकली ये देखो, द करंट इन अ फिलामेंट लैंप वायर अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, ठीक है नी। यानी अगर आपने करंट डिक्रीज कर दिया है, पावर क्यों दिखा रहा हूं सिर्फ इसको समझ लो, करंट अगर आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है नी, ये दिस करंट हैज नॉट डिक्रीज बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, ये आपने खुद डिक्रीज किया है, ठीक है नी, ये आपने खुद डिक्रीज किया है। सो द करंट यू हैव डिक्रीज्ड, ठीक है। सो देयरफॉर द पावर थ्रू द लैंप हैज डिक्रीज्ड, राइट। यानी लैंप में अब जो गर्माहट जो प्रोड्यूस हो रही है, वो कम गर्माहट प्रोड्यूस हो रही है, लैंप की जो गर्माहट है वो अब कम हो गई, यानी वो अब किसी और छोटे टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा होगा, बिकॉज इतना करंट नहीं जा रहा, इतने पावर लॉसेस नहीं है, इतनी हीट के लॉसेस नहीं है, तो इतना गर्म नहीं हो रहा है लैंप, ठीक है। सो व्हाट डू वी नो दैट द पावर इज डिक्रीज, देयर इज लेसर पावर, सो द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट लैंप डिक्रीजेज, द टेम्परेचर of the filament lamp decreases, देयरफॉर, और हमें क्या पता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, देयरफॉर द रेजिस्टेंस विल आल्सो, temperature is not inverse, temperature is direct, so temperature of the filament lamp decreases, therefore the resistance also decreases, ठीक है जी। मुझे भी ये जो है वो सवाल पहली दफा जो मैंने पढ़ा वो गलत पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से दोबारा से पूछा। असल में ये नहीं हो रहा कि रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने की वजह से जो है वो डिक्रीज हो रहा है करंट, देर सेइंग कि हमने करंट खुद ही पहले से डिक्रीज कर दिया, मतलब कुछ करंट जा रहा था, हमने आगे से खुद ही करंट उसमें से डिक्रीज कर दिया है, तो फिर देन यू नो दैट द पावर विल डिक्रीज, द एनर्जी लॉसेस विल डिक्रीज, द टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंड सो द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है जी। हालांकि जो मैं जो समझा था और जिन बच्चों ने शायद इंक्रीजेस बोला था, वो ये था कि ये डिक्रीज क्यों हुआ है, करंट करंट डिक्रीज इसलिए हुआ है बिकॉज रेजिस्टेंस आपने इंक्रीज करी, ठीक है। बेसिकली बात का मतलब ये है कि ये फिलामेंट लैंप है, ठीक है, और इसमें जा रहा है कोई ना कोई करंट, ठीक है, इसमें जा रहा है कोई ना कोई करंट। अब देखो दानिया क्यों है, वाई कांट यू यूज वी इक्वल्स टू आई आर, देखो ये करंट लैंप के अंदर कोई वेरिएशन आने से चेंज नहीं कर रहा, राइट। द करंट इन अ फिलामेंट लैंप डिक्रीज, वो बोल रहे हैं भाई करंट हमने डिक्रीज कर दिया, लैंप में कोई वेरिएशन नहीं आई है, लैंप के साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ है कि ये जो करंट डिक्रीज करेगा, राइट। सो बेसिकली नेचुरली बस आपने ये किया है कि आपने कोई और मींस के थ्रू, हो सकता है आगे से आप करंट जो भेज रहे थे वो आपने कम कर दिया है, तो आपने करंट जो आगे से आ रहा था वो आपने डिक्रीज कर, ठीक है। सो फिर हमें पता है अच्छा पावर लॉसेस कम होंगे, एंड देयरफॉर द रेजिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीज एज द टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है। दिस वुड बी रॉन्ग इन दिस सेंस कि ये सोचना कि रेजिस्टेंस इस लैंप की इंक्रीज हुई है तभी जो है वो करंट डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है, जो मैं भी समझा था, आई ऑल्सो थॉट दिस, लेकिन इसकी वर्डिंग ऐसी नहीं है, वो बोल रहे हैं भाई हमने करंट जो है वो किसी और मींस के थ्रू डिक्रीज किया है, इसकी रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं था, मतलब द डिक्रीज इन द करंट डिड नॉट हैपन ड्यू टू अ चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर हियर, वो हुआ है पहले कहीं और किसी और वजह से, इसमें अब करंट कम आ रहा है, अब आप बता, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, इसलिए हम जो है वो v इक्वल्स टू आई आर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है दानी, और बाकी बच्चों को क्लियर है। सो जिन्होंने डिक्रीज बोलते नहीं, बिल्कुल सही बोलते क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लिया था। Okay, then a cylindrical wire has length L and resistance R. The total number of free electrons, charge carriers contained in the volume of the wire is N. Each free electron has charge E. The potential difference between the ends of the wire is V. Determine expressions in terms of all or some of the symbols E, L, N, R and V for the current in the wire. ठीक है जी, तो ये कुछ आपके पास वैल्यूज लिखी हुई है, हम करंट कैसे निकालेंगे। I feel like we've done this one before. नहीं, we've not done this even before. ये ये वो पेपर है जो आप लोगों ने दिया था, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कल कर रहे थे ना सारा, उसकी कंटिन्यूशन है ये, राइट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ डू आई गिव द करंट। नहीं नहीं, वी नॉट डन दिस वन, हमने टॉपिकल्स में ये वाला नहीं करा, डोंट वरी। मैंने टॉपिकल्स में ये 23 वाले सवाल नहीं डाले होते, 22 भी बहुत कम डाले होते क्योंकि मुझे क्लास में करवाने होते हैं, ठीक है।
क्यू ओवर टी, तो करंट का फॉर्मूला जो है वो है डी क्यू बाय डी टी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है एक सेकंड, cylindrical wire has length L and resistance R. The total number of free electrons charge carriers in the volume of the wire is N. Each free electron has charge E and the potential difference between the ends of the wire is this much. अच्छा, अब अच्छा लेट्स डू दिस। एक तो फॉर्मूला ये है जिससे आ जाएगा, एक आपके पास फॉर्मूला ये है NaVe, राइट। एक फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर से, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास ये भी है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अच्छा, इफ आई यूज डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? टाइम नहीं है, वी डोंट हैव द टाइम, नन ऑफ द सिंबल्स रिप्रेजेंट टाइम ओवर हियर, तो दिस इज नॉट द वन दैट वी गोइंग टू यूज। अच्छा, आई इक्वल्स टू NaVe, एन दिया हुआ है नहीं, ई दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नहीं दी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नहीं है, एन भी नहीं है, तो वी कांट जो है वो यूज दिस, ठीक है। मेरा बच्चा इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो है वो उस बैटरी में होगा ना जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये तो एक सिलिंड्रिकल वायर है, एक सिलिंड्रिकल वायर है, राइट, और कुछ भी नहीं है, एक सिलिंड्रिकल वायर है व्हिच यू हैव टू यूज, सही है। अच्छा, एंड यही बचा V इक्वल्स टू आई आर, आपको पता है V भी है R भी है, तो करंट को कैसे डिफाइन कर देंगे हम? करंट को डिफाइन कर देंगे एज V अपॉन R, ठीक है। तो यू कुडंट यूज dq by dt और I equals to NaVe, either of the formulas to get the current की एक्सप्रेशन। तो यही इसी फॉर्मूला से आ रही है, बिकॉज आपको जो क्वांटिटीज बताएंगे वो इन यहाँ पे नहीं पूरी बैठ रही, यहाँ पे सारी वो क्वांटिटीज डिस्कस्ड नहीं हो रही हैं। सो देयरफॉर द करंट की एक्सप्रेशन इज V डिवाइडेड बाय R। सबको समझ में आया? यस, ओके, आगे चलो। द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, अच्छा ये कहां से निकलेगी? ये तो V इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू NaVe से निकलेगी। सो I इक्वल्स टू NaVe, और V को सब्जेक्ट बना लेते हैं, I इक्वल्स टू NaE, सॉरी, V इक्वल्स टू I ओवर NaE, ठीक है। एंड लेट्स नाउ स्टार्ट प्लगिंग इन। अच्छा, I नहीं था हमारे पास, I की जगह हमने ये बनाया था ना V ओवर R, सो लेट्स पुट इन I की जगह V ओवर R, ठीक है। एन क्या है? अच्छा, मसला ये है एन भी हमें नहीं पता, राइट, सो हमें एन भी ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, नाउ लेट्स सी कि हम एन को कैसे इन्फर कर सकते हैं। एन याद करो, एन क्या था? एन वाज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा ही था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। डू वी हैव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in this? So the total number of free electrons charge carriers contained in the volume of the wire is capital N, यानी जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उस वॉल्यूम में वो कैपिटल N है। So yes, we do have N। और वॉल्यूम हमें कैसे दिया हुआ है? हमें वॉल्यूम तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये वोल्टेज भी है, वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे हमें बताया हुआ है सिलिंड्रिकल वायर हैज लेंथ L and resistance R. The total number of this contained in the volume of the wire is N. Each free electron has charge E. The potential difference between the ends of the wire is V. ELNR V, ठीक है। एरिया इक्वल्स टू, नहीं वो तो सही बात है, इट वुड बी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव द रेडियस, ठीक है जी, हमारे पास रेडियस नहीं है, तो मैं इधर वॉल्यूम को नहीं खोल पाऊंगा साइडली, मुझे एरिया इंटू लेंथ करना पड़ता, लेकिन मेरे पास एरिया के लिए रेडियस नहीं है, ठीक है जी। आई कांट गेट द एरिया फ्रॉम ओवर हियर, तो कुछ और मसला भी हमें इसके अंदर और चीजें देखनी पड़ेंगी। चलो देखते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, विल सी दैट। ELNRV, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेट्स जो है वो फर्दर जो है वो गो ऑन एंड कीप डूइंग इस सवाल। अच्छा, सही है, सही है। नाउ लुक एट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ओवर हियर। आपने ये निकाला n ओवर a इंटू एल है ना, राइट। द प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव एन a, ठीक है, बट इफ यू लुक एट ओवर हियर, अगर आप ये चीज उठा के n में डाल दोगे तो n ओवर a इंटू एल एंड एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली द थिंग इज दैट यू वोंट हैव टू कंसिडर द एरिया एट ऑल, एरिया आएगा ही नहीं उसमें भी। सो इवन इफ आई डू दैट, अगर मैं ये कर भी लूं, n ओवर एरिया इंटू लेंथ कर लूं, और लेंथ l मुझे दी हुई, ठीक है, आई हैव बीन गिवन द लेंथ l दैट इज कैपिटल L, ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं। सो एरिया इंटू कैपिटल L, एंड देन यू कैन सी, अगर मैं n की जगह ये उठा के डाल भी देता हूं, सो एरिया इंटू लेंथ, देन एरिया, दूसरी चीज क्या है? एरिया है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन ई हमें दिया हुआ है एज ई। यू कैन सी दैट एरिया उन्होंने बताया हुआ नहीं था, तो यहाँ पे कट भी रहा है। सो इट्स नो प्रॉब्लम, हम इस तरीके से ही करेंगे, हमारे पास उन्हीं सिंबल्स में आएगा जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा हुआ है। सो दिस शैल बी V ओवर R,
एंड दिस विल बी n ओवर l इंटू e। ठीक है जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनली। न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा वी एल ओवर आर एन ई। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसमें बात समझ नहीं आती कि कौन सी चीज ऊपर जाती है कौन सी चीज नीचे जाती है, ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है वी ओवर आर इज बीइंग डिवाइडेड बाय एन ओवर एल इंटू ई, यही है ना? सो बेसिकली वी ओवर आर इज बीइंग डिवाइडेड बाय एन ई ओवर एल, ऐसा ही है, एन ई ओवर एल से ये चीज डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये कर दिया। अब डिवीजन का साइन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेट, मल्टीप्लाई कर लो। सो मल्टीप्लाई करोगे तो एल ओवर एन ई हो जाएगा, राइट? सो फाइनल चीज आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो इफ यू आर नॉट फेमिलियर या समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज ऊपर जाएगी कौन सी चीज नीचे, सो ये भी कर सकते, यू जस्ट सेपरेट द फ्रैक्शन आउट, डिवीजन का साइन डालो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके आराम से लिखना। सो द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड इज गोइंग टू बी वी एल ओवर आर एन ई। ठीक है, एंड दूसरी चीज देखो, सबसे पहली तो चीज थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो था तो यही फॉर्मूला। ठीक है जी, देन देयर वाज जस्ट द डिस्क्रिपेंसी कि एन नहीं बताया हुआ था, तो हमने एन वर्कआउट किया, एन ओवर ए इंटू एल। एरिया में प्रॉब्लम थी, एरिया के लिए कोई चीज नहीं दी हुई कि एरिया कैसे वर्कआउट करोगे, लेकिन कन्वीनियंटली इफ यू लुक एट ओवर हियर तो आपका एरिया और एरिया कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें एरिया वर्कआउट करना है या उससे कोई लेना देना भी हमारा नहीं है। सो आई जस्ट कैंसिल इट आउट और मैंने बाकी का अपना निकाल लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? कैन यू रिपीट मुतहर पूरा? अच्छा चलो मुतहर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन से फॉर्मूला से आती है? एक ही फॉर्मूला है, आई इक्वल्स टू एन ए वी। देयर इज नो फॉर्मूला दैट यू नो दैट विल गिव यू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है पूरी इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा ही है, यस आई विल रिपीट दिस। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें v निकालना है। v क्या है? v है i ओवर n a e, राइट? i ओवर n इंटू a इंटू e। ठीक है, ओके नाउ व्हाट डिड यू नो? यू न्यू कि भाई देखो, आपके पास क्या है? आपके पास है i क्या है? यू वर्क दैट आउट, दैट्स v ओवर r, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, v ओवर r। n क्या है? n क्या होता है? n याद करो, n was the number of electrons per unit volume, ऐसा ही था। n is the number density which is the number of electrons per unit volume। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो मैं उन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वॉल्यूम ऑफ द वायर से डिवाइड कर लूं। ठीक है गुलाम, तो ये n ये है। मुतहर ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है मुतहर आपको? ठीक है, नाउ n क्या है? n दिया हुआ है हमें, तो हम n को n ही लिखेंगे। वॉल्यूम कैसे लिख सकते हो? वॉल्यूम लिख सकते हो एरिया। अच्छा, यहां पे देखोगे दे हैव नॉट गिवन यू कोई भी चीज जिससे आप एरिया वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग एरिया अपनी तरफ से अभी फिलहाल, लेकिन वो हमें जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे हमें यहां से हटाना है, हम वो नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने बोला है इन सब सिंबल्स को इस्तेमाल करो और कोई सिंबल अपनी तरफ से नहीं लाना। ठीक है, तो वो हमारे पास है नहीं और हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, हमें एरिया तो लाना ही पड़ेगा, कोई और हल तो है ही नहीं। तो वॉल्यूम को आप कैसे खोल सकते हो? यू कैन वर्क ओपन इट अप यूजिंग एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन या बेस एरिया इंटू हाइट। प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, कन्वीनियंटली जब आप देखोगे कि जब आप एन की जगह ये चीज उठा के डालोगे ना, कि जब आप एन की जगह ये चीज उठा के डालोगे, तो ये आपने एन की जगह डाला, एरिया है उससे मल्टीप्लाई जो हो रहा है, तो एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन ई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कन्वीनियंटली यू सी दैट यू डोंट हैव टू इंक्लूड एरिया इन योर फाइनल एक्सप्रेशन, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। एंड देन फाइनली ये क्या बन गया? ये बन गया वी ओवर आर अपॉन एन ई एंड देन एल। ठीक है, इसको कैपिटल एल लिख लेना क्योंकि एग्जामिनर हमें ऐसे बताया। सही है, एंड देन यू हैव टू जस्ट गिव दी फाइनल फॉर्म। ठीक है, अब फाइनल फॉर्म कैसे समझेंगे? अगर इसमें किसी को पूरी प्रॉब्लम दोबारा से दिखा रहा हूं, v ओवर आर डिवाइड हो रहा है एन ई ओवर एल से, ऐसा ही है। v ओवर आर इज बीइंग डिवाइडेड बाय एन ई ओवर एल, सो v अपॉन r इज बीइंग डिवाइडेड बाय एन ई ओवर एल, v अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय l अपॉन एन ई, राइट? डिवीजन का साइन में हटाते हो तो क्या होता है? रेसिप्रोकेट हो जाती है चीज, एंड देन योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी वी एल ओवर आर एन ई।
ठीक है, सो दिस इज वी एल ओवर आर एन ई। अब क्लियर है? ओके परफेक्ट। द एवरेज टाइम टेकन फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन, नो प्रॉब्लम मेरे बच्चा, द एवरेज टाइम टेकन फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव अलोंग द फुल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो ये क्या वेलोसिटी है? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। तो वो पूछ रहे हैं एवरेज टाइम बता दो जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पूरी लेंथ ऑफ द वायर, पूरी लेंथ एल को कवर कर देगा। डू वी नो एनी फॉर्मूला जिससे, जिसमें वेलोसिटी हो, लेंथ हो, टाइम हो, और हम उससे टाइम निकाल लें? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन दिस केस जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड है ये एवरेज है, ठीक है? आप इसको एवरेज क्यों बोल रहे हो? तो आप बोल रहे हो यार कोई इलेक्ट्रॉन तेज जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो जा रहा होगा, मैंने सबका एक एवरेज निकाल लिया है, यानी आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी एज द कांस्टेंट स्पीड एट विच एवरी इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली ट्रेवलिंग। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट स्पीड है जिसपे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली ट्रैवल कर रहे हैं, और वो ये है वी एल ओवर आर एन ई। तो अगर मुझे टाइम निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? अगर आपको टाइम ढूंढना है तो टाइम ढूंढने के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है फुल लेंथ ऑफ द वायर, यानी द लेंथ ऑफ द वायर एल, एंड द वेलोसिटी इज दिस थिंग वी एल ओवर आर एन ई। ऐसा ही है, दोबारा से घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपने? सिर्फ एल डिवाइडेड बाय वी एल ओवर आर एन ई, देन एल मल्टीप्लाइड बाय आर एन ई ओवर वी एल, एंड देन एल एंड एल subtract, and then what you get is r n e over v। ठीक है, so this is the average time taken for the thing to travel from, to travel the whole length of the wire। किसी को कोई कंफ्यूजन इस पार्ट में? अब मुसीबत के थे, असल में यू आर नॉट यूज्ड टू डीलिंग विद वेरिएबल्स। ठीक है जी, कुछ मुश्किल नहीं था, इट वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग अ फ्यू थिंग्स एंड जल्दी से जॉटिंग देम डाउन टू गेट योर फाइनल थिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, अगर किसी को ये पार्ट समझ में नहीं आया कोई भी चीज, तो लेट मी नो। अगर समझ में आ गया तो ऑल्सो लेट मी नो बाय टाइपिंग यस इन द चैट मे बी। आफ्टर सो मेनी मंथ्स, ओके। अच्छा लेट्स सी। A battery of electromotive force EMF 9 volts and negligible internal resistance is connected to a light dependent resistor and a fixed resistor as shown in figure 7.1। 9 वोल्ट की बैटरी है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है और एक फिक्स्ड रेजिस्टर है। The LDR and fixed resistor have resistances of 1800 and 1200 ohm respectively। Calculate the potential difference across the LDR। कैसे निकालेंगे? ये वाले सवाल तो हमने बहुत किए। ये वो जो शुरू की जो एक्सरसाइजेस थी, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, उसमें आइडेंटिफाई करते हो कौन सी पहली चीज ढूंढ लूंगा, फिर बाद में यू स्टार्ट डूइंग फर्दर कैलकुलेशन एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर एलडीआर के अक्रॉस निकालना है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? You will have to find the total current in the circuit। Yes, so you will find out what the total current in the circuit is। कैसे आएगा? VT equals to IT RT। ठीक है जी, VT क्या है? VT है टोटल वोल्टेज इज 9 volts, टोटल करंट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी द सम ऑफ द रेजिस्टर, सीरीज में है दोनों, तो इसलिए 1800 प्लस 1200। कैन यू टेल मी द वैल्यू फॉर IT? आई थिंक दानिया ने दी है, इट इज 3 इंटू 10 to the power -3। ठीक है, 9 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। ठीक है, अच्छा, एंड देन यू वांट टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय जस्ट यूजिंग V इक्वल्स टू IR। इसकी रेजिस्टेंस और इसमें जो करंट जा रहा है वो इस्तेमाल करके इस्तेमाल निकाल लो। ठीक है, सो V इक्वल्स टू IR, इसमें कौन सा करंट जाएगा? इसमें भी IT ही जाएगा, सो दैट इज 3 इंटू 10 to the power -3। और इसकी रेजिस्टेंस क्या है? इसकी रेजिस्टेंस है 1800 ohms। तो दिस वैल्यू अकॉर्डिंग टू दानिया इज वर्किंग आउट टू बी ए 5.4
वोल्ट्स, ठीक है। एंड यू कैन सी टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, तो मैं इसको राइट डाउन भी करूंगा टू, टू सिग्निफिकेंट यहाँ, ठीक है। आई होप दिस पार्ट वाज इजी, में कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, फिर क्या है, द सर्किट इन ए is now modified by adding a uniform resistance wire uniform resistance wire XY and a galvanometer as shown in figure 7.2, ठीक है। 9 वोल्ट की बैटरी है, ये आ गया यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, और ये दो रेजिस्टर लगे हैं। आई होप एवरीवन कैन सी कि ये जो यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है, दिस इज इन पैरेलल विद दीज टू रेजिस्टर्स, ठीक है। एंड वी गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेट्स अंडरस्टैंड के एग्जामिनर हमसे क्या पूछा और हमें क्या से क्या क्या चीजें समझने की जरूरत। द लेंथ ऑफ द वायर एक्स वाई इज 1.2, वो बोल रहे हैं भाई यहां से लेके यहां तक लेंथ जो है वो आपकी क्या है, दैट इज 1.2, ठीक है। The movable connection Z is positioned on the wire XY so that the galvanometer reading is 0। यानी क्या दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर आपको यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर आपको यहाँ पे दिखा रहा है करंट की रीडिंग 0 जो इसमें से जा रही है, ठीक है। द करंट की रीडिंग जो इसमें से जा रही है वो ये दिखा रहा है कि वो 0 है। ये कब होता था, याद करो, ये तब होता था जब ऊपर का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मुझे कैसे पता है ये दोनों वोल्टेज की बात कर रहा हूं, बिकॉज दोनों पॉइंट्स देखो, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड हो और इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड हो, राइट। द गैल्वेनोमीटर इज जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स एंड ये दोनों पॉइंट्स वैसे ही नेचुरली कनेक्टेड है। सो बेसिकली द वोल्टेज XZ इक्वल्स टू द वोल्टेज ऑफ द 1800 ओम रेजिस्टर, ठीक है। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? द वोल्टेज XZ will equal to the resistance, will equal to the voltage of the 1800 ohm resistor। समझ आ रही है तो प्लीज डू लेट मी नो कि यस के थ्रू, अगर नहीं समझ आई है तो लेट मी नो थ्रू नो कि सर समझ में नहीं आई है, आ गई है। ओके, नाउ व्हाट वाज द वोल्टेज ऑफ द 1800, देख रहे होगे ये आपने पैरेलल में लगाया है, तो पैरेलल में हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांच इज गोइंग टू रिमेन द सेम, यानी ये अभी भी क्या है, 9 वोल्ट ही है। अगर ये अभी भी 9 वोल्ट है तो वही कैलकुलेशन होगी, वही VT इक्वल्स टू ITRT, वही करंट आएगा, वही वोल्टेज आएगा इसका, यानी ये वोल्टेज जो है वो क्या है, दिस इज 5.4, दिस इज अ वोल्टेज ऑफ 5.4। तो इसका मतलब है ऊपर वाला वोल्टेज भी कितने का है, वो भी है 5.4 का, ठीक है। सो द वोल्टेज बिटवीन X एंड Z इज एक्चुअली 5.4। अब मेरे ख्याल से यूनिटरी मेथड होगा, कैलकुलेट द लेंथ XZ अलोंग द रेजिस्टेंस वायर। बहुत आसान है भाई, हमें क्या पता है, XY 1.2 मीटर्स का है, और 1.2 मीटर्स पे क्या है, 1.2 मीटर्स पे पूरा का पूरा 9 वोल्ट है, राइट। सो बेसिकली 9 वोल्ट इज अक्रॉस 1.2 मीटर्स। वी आर कंसर्न विद के 5.4 XZ के अक्रॉस है, सो 5.4 इज अक्रॉस XZ, and all you have to do is you have to do a unitary method. So XZ works out to be 1.2 into 5.4 divided by 9, which Mutahar tells us is 0.72। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर इस पार्ट से है तो डू लेट मी नो राइट नाउ एंड राइट हियर। द एनवायरमेंटल कंडीशंस कॉज the environmental conditions change causing a decrease in the resistance of the LDR। LDR की resistance decrease कर दी गई है। The temperature of the LDR remains constant, ठीक है। मुझे पहले ये बताओ LDR की रेजिस्टेंस कब डिक्रीज करती है, कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसमें LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है? व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लेस और मोर, लाइट इंटेंसिटी इज मोर, सो बेसिकली लाइट इंटेंसिटी increases, ठीक है। you'll have to learn this fact, there is no other way around this fact, you have to learn this, याद रखना है, इनवर्स है। so the intensity of the illuminating of the light illuminating the LDR increases, ठीक है। the total power produced by the battery। अच्छा, पावर कैसे देते हो इन द बैटरी, यू गिव इट थ्रू IV, ऐसे ही करते हो ना, यू गिव इट थ्रू IV। अब देखो वोल्टेज तो कांस्टेंट है बैटरी का, तो कैन आई से दैट पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट जो बैटरी में होगा, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट, बैटरी का 9 वोल्ट तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं करेगा ना। सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ वी नो, हमें क्या नजर आ रहा है, द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है इसकी, तो कैन आई से द R effective of the whole circuit will decrease, the R effective of the whole circuit will decrease
एंड सो द करंट इन द होल सर्किट विल इंक्रीज। क्यों? देखो दोबारा से, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करी, यानी आर इफेक्टिव पूरे सर्किट का डिक्रीज करेगा, राइट? पूरे सर्किट का डिक्रीज करेगा। उससे हमें क्या पता है? हमें पता है जो करंट जा रहा था पूरे सर्किट में वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज। अगर रेजिस्टेंस कम हो गई तो कम हिंड्रेंस हो गई, तो इसका मतलब है करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आपका करंट इंक्रीज कर रहा है, सो योर पावर मस्ट इंक्रीज। सो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे? हम यहां पे भी इंक्रीजेस लिखेंगे, राइट? देन the length exit so that the galvanometer reads 0, so you decrease the resistance, ठीक है? if you decrease the resistance, तो मैंने क्या बताया है, आप इसके वोल्टेज पे भी ऐसा ही कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करी है तो बेसिकली आपने इसका वोल्टेज भी डिक्रीज करा है, आपने बेसिकली 5.4 डिक्रीज कर दिया है, राइट? सो यू हैव डिक्रीज द 5.4। अब अगर यहां पे आ रहा था पहले 5.4, तो इसका मतलब है अब जो डिक्रीज वोल्टेज आएगा वो कहीं पहले आएगा, वो कहीं पहले आएगा ना। जो अब जो डिक्रीज वोल्टेज, अगर ये 5.4 से गिर के ये बन गया है 5, तो हमें तो ये पता है कि यहाँ पे तो 5.4 आ रहा है, तो इसका मतलब कहाँ आएगा? 5 कहाँ आएगा? 5 यहाँ पे आएगा ना। सो Z विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो बेसिकली XZ विल डिक्रीज एज ए होल, सो वी विल से दैट XZ डिक्रीजेस। ठीक है, सबको समझ में आया ये 3 पार्ट्स? किसी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? आई फील लाइक ये वाला पेपर 21 वाले से काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है? या तो ये कि मे बी हम जो है वो कल स्टेशनरी वेज वाले सवाल में काफी देर फंसे रहे, तो शायद मे बी फॉर दैट रीजन, बट आई फील लाइक इट इज मच मोर कंसेप्चुअल देन द 21 वाला। आई फील लाइक दिस इज लाइक अ वेरी गुड पेपर, बहुत अच्छा पेपर है। एंड कोशिश कीजिएगा कि ये आप देख के जरूर जाए एग्जाम से पहले, ठीक है? कुछ इससे मिलता जुलता ही आने वाला है। Moving onwards, this is the last question. Nucleus P and nucleus Q are isotopes of the same element. Nucleus Q is unstable and emits a beta minus particle to form nucleus R. For nuclei P and Q, compare the number of protons. तो P and Q are isotopes. तो protons क्या होंगे? Number of protons क्या होंगे? More or less or same? Yes, they will be same क्योंकि isotopes है. The number of neutrons. What can we say about the number of neutrons for isotopes? डिफरेंट, राइट? बिकॉज इंक्रीज डिक्रीज बोलना बेकार होगा इसमें, हमें नहीं पता किसके ज्यादा है किसके, हम डिफरेंट बोल देंगे, ठीक है? When nucleus Q decays to form nucleus R, the quark composition of a nucleon changes. State the change to the quark composition of the nucleon. Beta minus particle emit हो रहा है, तो क्या चेंज होता है when you emit a beta minus particle? नहीं, what happens to quark composition? Quark composition जो न्यूक्लियन चेंज हो रहा है, बीटा माइनस में क्या होता है? बीटा माइनस में ये होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है, राइट? ऐसा ही होता है। द न्यूट्रॉन, ये क्या हुआ इब्राहिम? द न्यूट्रॉन बिकम्स अ प्रोटॉन, right? So basically the UDD converts into a UUD, ऐसा ही था। A neutron which is a UDD converts into a UUD, ठीक है जी? So इसको ऐसे लिख लेते हैं, टू एरो नहीं बनाओ, वोंट एग्जामिनर कहेगा ये क्या बना दिया, टू UUD। या ये भी लिख सकते हो डाउन क्वार्क टू अप क्वार्क, ठीक है? यू कुड हैव आल्सो रिटन दिस एज वेल, ठीक है? बट क्वार्क कॉम्पोजिशन, हाँ ये भी सही है, यू कुड आल्सो रिटन डाउन क्वार्क टू अप क्वार्क। अच्छा, देन state the name of another particle that must be emitted from the nucleus Q in addition to the beta minus. beta minus में और कौन सा पार्टिकल इमिट होता है? स्पेसिफिक नाम बताइएगा। टेल मी द एग्जैक्ट स्पेसिफिक होल नेम, डोंट टेल मी ये है सर, उसकी ब्रांच ही बताइएगा, मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिक चीज बताइएगा जो होती है इमिट। इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, वेरी गुड। सो इट इज एन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे याद रखेंगे, बीटा माइनस खुद क्या है? बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन है, इट इज अ मैटर पार्टिकल, तो उसकी जगह हमें एक एंटी मैटर पार्टिकल भी बनाना है, तो देयरफॉर न्यूट्रिनो होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो होगा, ठीक है? अच्छा, देन a hadron consists of 2 charm quarks and 1 bottom quark, ठीक है? तो यही है, कुछ रिसेंटली जो है वो चार्म और ये भी देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है? डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज E द चार्ज ऑन द हेड्रॉन, ठीक है? ओके, चार्म क्वार्क का क्या होता है? चार्म क्वार्क का जो चार्ज होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू दी अप क्वार्क प्लस 2/3 होता है, तो द चार्ज ऑफ अ चार्म क्वार्क इज +2/3 E, एंड बॉटम क्वार्क का चार्ज क्या होता है?
बॉटम का होता है -1/3। ठीक है जी। अब एक जो है, आई थिंक इधर से कोई स्टूडेंट थे जिन्होंने बड़ी अच्छी एक बताया था कि चार्म, टॉप और अप, ये तीन समझ ले गुड क्वार्क्स हैं, 2/3 इनका चार्ज है, और बॉटम, डाउन और क्या था, स्ट्रेंज, ये तीनों बुरे क्वार्क्स हैं, तो उनको -1/3 संभाल। सो देयर वाज सम दानिया थी, समवन टोल्ड अस, तो ये एक अच्छा तरीका याद करने। अब टॉप और चार्म, राइट। सो आई डोंट नो द रीजनिंग, बट आई फील लाइक कि मेरी मुझे भी क्लिक करी ये चीज। तो अब चार्म एंड टॉप आर लेट्स से द पॉजिटिव वंस, सो पॉजिटिव 2/3, एंड बॉटम, डाउन एंड स्ट्रेंज आर द नेगेटिव वन, सो -1/3। होते सिर्फ +2/3 या -1/3, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है। Now you're saying two charm quarks, so basically 2 times 2/3, and then plus 2/3 plus एक bottom quark है, तो एक -1/3, right? And this is this would become 4/3 -1/3, this would become 3/3, तो चार्ज क्या हो जाएगा, +1 E हो जाएगा, so therefore we say +1 E। ठीक है। so this is the working to this question। सही है, कोई प्रॉब्लम किसी को भी?